तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां बाजारों में उतार चढ़ाव के बाद फिर से रिकवरी के आसार और मजबूती की तरफ बढ़ते हुए बाजार। तो आज क्लोजिंग कहां होगी और क्या करें आप कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन के लिए बाजार तैयार है सर। हम देख रहे हैं कि जोरदार तेजी बनी हुई है और लगातार दूसरे दिन ये जो तेजी का माहौल है, इसके बारे में आपसे चर्चा करनी है और साथ ही जो आज की नई लिस्टिंग है वो भी जानेंगे। पर पहले बताएं बाजार की बड़ी बातें क्या। इस वक्त की बड़ी बात यही कि लगातार दूसरे दिन बाजार में जबरदस्त तेजी का माहौल बरकरार है और 350 अंकों के दमदार उछाल के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स 1100 अंक ऊपर है तो बैंक निफ्टी 1000 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। HDFC बैंक, SBI 6% मजबूत है। ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां भरपूर तेजी होती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स भी साथ दे रहा है भारतीय बाजारों का। बजट के साथ दोनों ही दिन अमेरिकी बाजारों से भी मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स भी आप देख सकते हैं लगभग 200 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब 225 अंकों की तेजी डाउ फ्यूचर्स में आपको नजर आएगी। तो पूरा सहारा अमेरिकी बाजारों से भी आता दिख रहा है। यूरोप 1% मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही तरफ से भरपूर एक्शन है, चाहे हमारा एक्शन लोकल मार्केट्स का हो या फिर ग्लोबल मार्केट्स का। बिल्कुल सर, और इस एक्शन में एक बड़ी बात और ऐड कर देते हैं सर, जो आपने बड़ी लिस्टिंग या दमदार लिस्टिंग का मतलब समझाया। इंडिगो पेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रीमियम पे लिस्ट हुआ वहां से तेजी आई और लिस्टिंग प्राइस से 20% बाहर के सर्किट दिखा रहा है। वैसे तो 110% ऊपर है। एब्सोल्युटली गजब की तेजी बनी और बहुत ही बेहतरीन बनी और इसलिए लिस्टिंग पर इस तरह के स्टॉक्स को ट्रेड करने का फॉर्मूला वो हमारा सही है कि आप स्टॉप लॉस लगा कर रखें। 2700 पर लिस्ट हुआ है, 2500 रखें। जो 2600 पे हुआ तो 2400 रखे। तो वो वही एक तरीका है जिससे आप इस तरह के स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं दीप के 110% बढ़ने के बाद इश्यू प्राइस के बाद 3100 पर महंगा है, इसमें डाउट ही नहीं। कि आप इस प्राइस पर IPO आता तो मैं पक्के तौर पर कहता अवॉइड, लेकिन लिस्टिंग के बाद बात अलग होती है। नए इन्वेस्टर, नया सोच। कई बार क्या होता है कि लोग जब एक पहले से लिस्टेड IPO स्टॉक में एक्शन अलग तरीके का होता है और नई लिस्टिंग के बाद का एक्शन अलग तरीके का होता है। तो आज तो सर्किट लग चुका है, हो सकता है कल कुछ और बढ़े। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। अब क्या 300 का स्टॉप लॉस कर दें? ना, अब स्टॉप लॉस इनफैक्ट अब 100 रुपए का ही रखना चाहिए। अच्छा। मसलन अब 3000 का स्टॉप लॉस आपका हो गया है तो 100-125 रुपए का बस उतना ही रखना चाहिए, ताकि जहां से भी रिवर्स हो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाए। तो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और जो 3000 में ले रहा है, 3100 में ले रहा है, उसे भी तो कमाने दें। सारा दुनिया का धन आप ही को चाहिए। बिल्कुल, तो पहले दिन डबल से ज्यादा रिटर्न्स हो गए। इतना मिल गया वो बहुत बढ़िया है। मतलब फ्रेंकली मेरी उम्मीद से तो कहीं ज्यादा। मेरी उम्मीद ये थी कि शायद 2700, 2800, 2600 मैक्सिमम इतना होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और मैं आजकल थोड़ा कंजर्वेटिव भी चलता हूँ, क्योंकि देखिए कम कहकर ज़्यादा बढ़ जाए तो अच्छा है। ज़्यादा बोले फिर कम बढ़े तो लोग बोले आप तो इतना बोलते थे इतना ही हुआ, तो इससे बढ़िया है ठीक है भाई। अब ज़्यादा हो गया तो कोई नुकसान नहीं है ना, बढ़े ही ना, फ़ायदा ज़्यादा होने में नुकसान नहीं है। इसलिए अच्छे लिस्टिंग गेन इसको कहते हैं। नहीं, ये तो बड़े लिस्टिंग है। हाँ, बड़े लिस्टिंग अच्छे वाली तो होम फाइनेंस फर्स्ट आ रहा है, वो भी दमदार रहेगा, वो भी दमदार रहेगा। और उसमें एक चीज और भी है दीप के, जब हम इस तरह की कमेंट्री करते हैं तो उसमें एक चीज और देखने वाली होती है। वो ये है कि जब इशू आया है, जिस दिन खुला है हम उस दिन ओपिनियन दे रहे हैं। उस दिन से लेकर लिस्टिंग के बीच में क्या कुछ हो सकता है वो आपने देखा है। 5 दिनों में इशू बंद होने के, लिस्टिंग होने के पहले मार्केट किस तरह से 1000 पॉइंट निकला है। तो IPO में भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है लिस्टिंग पर। ये तो 2 दिनों से देखिए इसकी किस्मत है और है तो है कि मार्केट भी इतनी तेजी में है। तो कई बार ये होता है तो हमें तो वो सारी चीज़ें भी देखनी होती है। ऐसा थोड़ी कि हम जहाँ बोलेंगे वहाँ लिस्टिंग हो जाएगी, जहाँ लिस्टिंग होगी वो हमें बोलना पड़ता है। सही बात है। उल्टा है हिसाब। तो चलिए ठीक है, बढ़िया है, लोगों का पैसा बना है। आई एम हैप्पी कि चलो एडवाइस काम आई होगी लोगों को। धमाकेदार लिस्टिंग हुई है इंडिगो पेंट्स की। और अनिल जी ने तो आपको IPO के समय कहा था पैसा जरूर लगाएं और बड़े लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगाएं। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी। इंडिगो पेंट्स पैसा लगाने की राय है। पहली चीज तो ये कि रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले अगर 3 सालों की आप देखिए बहुत इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया है। दूसरी बात है कि IPO का पैसा है ना एक्सपेंशन प्लान में जा रहा है, और मेरे लिए इस IPO में स्ट्रांगली पैसा लगाने की जो राय है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, मुझे अच्छा लगता है। तो आप अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए जरूर लगाएं। दमदार लिस्टिंग होगी दीप, और मेरा ये समझना है कि 1490-1500 राउंड फिगर मान ली इशू प्राइस, उसके सामने आपके 2300-2400 रुपए के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए।
दमदार लिस्टिंग 1200 रुपए के बड़े मुनाफे के साथ 80% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है इंडिगो। गजब की लिस्टिंग। तो ये है आपके लिए इंडिगो पेंट्स दमदार लिस्टिंग, इसकी आपने होती हुई देखी है। इस बीच दो और स्टॉक्स जहां पर थोड़ा एक्शन आ रहा है। इंटेलेक्ट डिजाइन, कुणाल जी जरा आप चार्ट पुल अप करें। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और नतीजे भी दमदार दिख रहे हैं, तो एक बार उस पर चार्ट चेक ले लेते हैं। क्या बता रही है चार्ट सर? 5% ऊपर दिख रहा है इस समय स्टॉक और नतीजे अच्छे हैं, घाटे से मुनाफे में आए हैं। देखिए चार्ट भी बहुत बढ़िया है दीपांशु। आज एक गैप अप ओपनिंग हमने देखी और इस गैप के बाद अब स्टॉक ने 360 के लेवल्स को भी पार किया है। तो डेली चार्ट भी बहुत शानदार है, इंट्राडे चार्ट सुंदर है। तो मुझे लगता है कि 380 तक स्टॉक जाना चाहिए। जिनके पास भी कल ना डन फॉर द डे 5% की है सर्किट क्या इसमें? ऐसा हाँ, क्यों? जी सर्किट फीलिंग तो ऐसी आ रही है देखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ 5%। अच्छा तो 380 पोजिशनल टारगेट जाना चाहिए पोजिशनल टारगेट। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना होगा? स्टॉप लॉस अनिल जी रखे आज के ओपनिंग पर, यानी कि 350 का स्टॉप लॉस। ओके नोसिल। कुणाल जी आप ऐसा आपको कभी ऐसा फील तो नहीं होता मैं आपसे ज्यादा काम कर रहा हूँ, नहीं तो कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं रिजल्ट के वक्त? देखो बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं बैक टू बैक। नहीं जी, नहीं बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता। बंसल जी मुझसे बहुत काम करवा रहे हैं, ये जरूर फील। यानी जी अदर वे है। अगर जैसे आज सुबह दीप ने 2-3 सवाल मुझसे पूछ लिया तो मुझे ऐसा फील होता है कि ज्यादा काम कर रहा हूँ। देखो हम प्रेशर उसको देते हैं जो हैंडल कर सकते हैं। तो कुणाल जी नोसिल के चार्ट्स खोल कर रखिए। 20 करोड़ से मुनाफा 22 करोड़ आया है, बढ़कर लगभग 10% के आसपास मुनाफा बढ़ा है। कामकाजी मुनाफा 37 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़। तो स्टेबल परफॉर्मेंस कही जा सकती है नोसिल के, बहुत तोड़फोड़ नहीं और खराब भी नहीं। चार्ट्स पर कैसा है इस मामला जरा बताएं। चार्ट्स भी स्टेबल है अनिल जी, कोई खास तोड़फोड़ चार्ट्स भी नहीं है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखती है, 151 रुपए पर रेजिस्टेंस है, 149 रुपए का भाव है। तो मुझे लगता है कि 151 पार होगा तब मोमेंटम बनेगा। स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन 151 के ऊपर ही नई खरीद करनी चाहिए। इनके पास है, उन्हें भी होल्ड करना चाहिए। 145 का स्टॉप लॉस रख लें। ओके तो ये है राय आपके लिए इस वक्त आती हुई नोसिल पर नतीजों के बाद। पर सर कुछ और स्टॉक्स जो बढ़िया एक्शन में आ रहे हैं। एक तो आपने कह दिया है कि L&T पर नजर रखिए, कैपिटल स्पेस तो अच्छे एक्शन में है और उसके एक्शन के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पर श्री सीमेंट पर एक बढ़िया उछाल आ रहा है अनिल जी, वहां पर नजर रखिए। अल्ट्राटेक दमदार तेजी आ रही है, अंबुजा सीमेंट में तेजी बनती हुई दिख रही है, ACC पर उछाल आ रहा है। जो आपने कहा था कि सीमेंट स्पेस या इकोनॉमी से जुड़े सरकारी बैंक और सीमेंट, वहां पर दमदार मूव है। अरे देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, मतलब यहाँ से तो और ज्यादा पोटेंशियल। सीमेंट और सरकारी बैंक इस बजट के बाद दोनों आप देख लीजिए। कब पिछली बार श्री सीमेंट 8%, कब पिछली बार अल्ट्राटेक 7% देखा। और इतना लिक्विड नहीं होता श्री सीमेंट में, इतना बड़ा मूव एक दिन में ये इसके पीछे देखो नीचे थोड़ा सा अल्ट्राटेक 7%, ग्रासिम 7%, अंबुजा 6%। ये कमाल। रैमको यही चलेंगे। PSU बैंक्स पर भी बोल दीजिए सर। इंडियन बैंक 10% ऊपर है, JNK बैंक में आप अच्छी तेजी बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी PSU, यूनियन बैंक तो ऑफ कोर्स जो आपने बात करी थी, वो बाकी PSU बैंक्स में भी एक्शन पर है। बिल्कुल दीप कम बोलेंगे लेकिन सही बोलेंगे। बोलेंगे वहाँ जहाँ कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन होगा वहाँ पर, और आप निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे पैसा, चिंता न करें। बिल्कुल तो बढ़िया एक्शन आ रहा है इन सभी स्टॉक्स में और आप तेजी का माहौल देख रहे हैं। इंडियन बैंक आई थिंक सुमित जी भी हमारे साथ अगर जुड़ रहे हैं तो सुमित जी से भी एक व्यू ले लेते हैं। इंडियन बैंक, सुमित जी आज सुबह ही बात कर रहे थे और पहले भी आपसे चर्चा हुई है। इंडियन बैंक जबरदस्त उछाल आया, जरा चार्ट पर रिविजन दें। जो सुबह के लेवल्स बात करते हैं, अब क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? गुड आफ्टरनून दीपांशु, बिल्कुल आपने एकदम सही टाइम पे पूछ लिया। इंडियन बैंक हमारा पहले भी डिस्कशन हो चुका है और इंडियन बैंक में 100 के लेवल देखिए इस बार क्रॉस हो चुके हैं। इसने पिछले कई दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे दिया है। इंडियन बैंक अब यहां से और बढ़िया अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। तो जिन्होंने पहले हमको सुन के बाई किया हुआ बिल्कुल होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि अभी लगाना होगा 98 रुपीज के पास, और ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे इंडियन बैंक के 110 रुपए और 110 का लेवल टूटने पे बहुत बढ़िया अपसाइड मूव इंडियन बैंक में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल 110 को ध्यान में रखें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके पोजीशंस को होल्ड करें। तो यह है आपके लिए इंडियन बैंक पर रहा है। अनिल जी ने सुबह ही कहा था PSU बैंक, सीमेंट दोनों पर रखी नजर, दोनों में है दमदार तेजी। पर बाजार का एक्शन आगे कैसे रह सकता है, कौन से हैं अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, जानते हैं वरुण और मानसी के साथ। मानसी गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से हैं? दीपांशु गुड आफ्टरनून। सबसे पहले नतीजे निफ्टी स्पेस में HDFC के नंबर्स का इंतजार है। वायदा बाजार में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एस्कॉट्स के नंबर्स अब आने बाकी हैं। ट्रिगर्स की अगर बात करें, HDFC नतीजे तो आ ही रहे हैं, साथ ही डेट के जरिए 45,000 करोड़ जुटाने पर एक बोर्ड बैठक भी होने वाली है। इस पर फोकस है। अल्काइल अमाइंस और सिम्फनी दोनों की बोर्ड बैठक होने जा रही है। अल्काइल अमाइंस शेयर विभाजन को लेकर, वहीं अंतरिम डिविडेंड को लेकर सिम्फनी की बैठक पर नजर है। कल निफ्टी स्पेस में भारती एयरटेल, वहीं वायदा बाजार में रैमको सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेज, अपोलो टायर्स, जुबिलियंट फूड के नंबर्स आते हुए दिखेंगे।
होम फर्स्ट फाइनेंस की लिस्टिंग कल होने जा रही है। प्राइस बैंड 517 से 518 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक कल से शुरू हो जाएगी। 5 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी आती हुई दिखेगी। वहीं ब्रूकफील्ड इंडिया रीट का 3,800 करोड़ का IPO भी कल खुलने जा रहा है। एस्ट्रल पॉलीक्लिनिक पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एस्ट्रल पॉलीटेक्निक बोनस शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक के करने जा रहे हैं। वहीं गुरुवार के दिन लंबी लिस्ट है नतीजों की। निफ्टी स्पेस में हीरो मोटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC, वहीं वायदा बाजार में टाटा पावर, कॉनकोर, HPCL, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी कंपनियों के नतीजे आते दिखेंगे। वीकली एक्सपायरी का दिन भी होगा और टाटा कम्युनिकेशंस OFS के लिए बैंकर की नियुक्ति जो करनी है उसके लिए बोलियां खुलती हुई दिखेगी गुरुवार के दिन, तो इस पर भी हमारी नजर है। ओके, तो ये है वो सारे ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर रखनी है। एक और स्टॉक पर जो बता रहे हैं आपको हिमांशु गुप्ता, बिगुल BTST। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। सर, सीमेंट स्टॉक्स का आपने जिक्र किया और सीमेंट स्टॉक्स में जिस तरह का ट्रैक्शन बना हुआ है, मुझे लगता है कि एक स्टॉक जो कि बिल्कुल यहाँ पर नया हाई बनाने के लिए तैयार है वो स्टॉक है रामको सीमेंट। बहुत ही अच्छा है, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक 870 रुपए का मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पर आज डिसाइसिवली क्लोज करता हुआ, ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि 870 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि रामको सीमेंट यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। 905 रुपए का पहला टारगेट, उसके ऊपर मुझे लगता है कि 925 से 930 रुपए तक के भी टारगेट्स यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकते हैं। 864 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, तो 864 के स्टॉप लॉस के साथ रामको सीमेंट्स यहाँ पर करनी है खरीदारी। वरुण हमारे साथ है। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स? गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो HDFC बैंक, आपको याद होगा इस कंपनी में कुछ समय पहले इंटरनेट की जो प्रॉब्लम हुई थी उसके चलते इस कंपनी ने अब ओके याद है। अच्छा, मुझे लगा आपने और कुछ कहा इसके लिए। ना याद है बिल्कुल। ओके, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑडिट के लिए एक IT फर्म को यहाँ नियुक्त किया गया है। तो इस कंपनी ने अपडेट दिया है। डॉक्टर रेडिस मिर्गी की एक दवा है, उसके लिए US FDA से इस कंपनी को अप्रूवल मिला है। IOC इस कंपनी के लिए खबर आई है ब्लूमबर्ग के हवाले से कि पाइपलाइन एसेट के मोनेटाइजेशन पे ये कंपनी विचार कर रही है और जो केपेक्स है FY22 का वो करीब 25 से 35 हज़ार करोड़ का होगा। पाइपलाइन मोनेटाइजेशन के लिए इनबिट मॉडल का इस्तेमाल जो है वो ये कंपनी कर सकती है। करियर पॉइंट NTPC के साथ इस कंपनी ने करार किया है। ऑनलाइन लर्निंग के लिए करार किया गया है। अडानी पोर्ट, इस कंपनी के जो जनवरी कार्गो वॉल्यूम है उसमें 31% के आसपास की जंप देखने मिला। हालांकि कृष्णापट्टनम का जो पोर्ट है उसका जो अधिग्रहण इन्होंने किया उसके चलते जंप देखने मिला। अगर उसको छोड़ दे तो करीब 11% के आसपास का जंप है। BL, इस कंपनी ने अपनी अपडेट दिया है। Q3 में इस कंपनी को करीब 4,900 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। कुल ऑर्डर बुक करीब 54,790 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। लिंकन फार्मा, इस कंपनी का मुनाफा 11 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ पे आया, मार्जिन 13% से बढ़ के 23%। सेंचुरियन का 9 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 32 करोड़ पे आया, मार्जिन 5.2% से बढ़ के 14.5। धानुका एग्रीटेक, मुनाफा 28 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़। सेरा सैनिटरीवेयर, यहाँ पे कंपनी का मुनाफा 28 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़ पे आया। और ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी मुनाफा जो है 29 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ पे आया है। और 3 बड़ी डील्स हुई है। एक तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में करीब 35 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। NHPC में 54 लाख शेयर्स के और टाटा मोटर्स में 21.5 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरों वाले शेयर्स जहां पर हो रहा है दमदार एक्शन इस समय। तो एक्शन को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको क्लोजिंग सेशन में रखनी है तेज़ी। जब से यूरोप के बाजार खुले हैं अब बाज़ारों में एक नई जान इस समय आती हुई दिख रही है और इसलिए आप मोमेंटम भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बंस जी, टाटा मोटर्स, सुबह बात भी हुई थी इससे और आपने कहा भी था कि ये बड़े मूव के लिए है। अब कह भी रहे थे कि चार्ट कॉर्नर के जब कॉल आई थी कि ये और नई तेजी करेगा। सुबह के टारगेट्स तो आ गए, अब क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? देखिए दीपांशु, जिसने इंट्राडे के लिए लिया है, छोटी अवधि के लिए नजरिया बना के छोटे स्टॉप लॉस पे लिया है, वो मुनाफा बांध ले। और जो बाय एंड होल्ड कर सकता है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक काफ़ी समय बाद तेजी में आया है तो 400 के लेवल्स के लिए होल्ड करना चाहिए। अगर किसी ने डिलीवरी के लिए लिया है और किसी ने इंट्राडे के लिए लिया है तो मुनाफे को बांध ले। ओके, तो इंट्राडे के लिए लिया है तो मुनाफे को बांध लें। अगर आपकी पोजिशनल कॉल है तो डेफिनेटली होल्ड करें क्योंकि यहाँ पर और तेज़ी आनी बाकी है। इस बीच SBI के बारे में भी हम सुबह बात कर रहे थे और SBI में भी एक बढ़िया मूव आते हुए दिखा है। इस समय अगर आप देखें तो पिछले कुछ मिनटों में सबसे ज़्यादा तेज़ी इस पर बनी है। SBI पर चर्चा करेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। सिमी जी भी हमारे साथ है। बिगुल, सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी।
दीपांशु, एसबीआई पर ही नजर था और एसबीआई में खरीदारी करने का सलाह देना है। 339 का पहला टारगेट, 344 का दूसरा टारगेट और 349 का तीसरा टारगेट के लिए एसबीआई को खरीदने का सलाह होगा। 325 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। एसबीआई का मेरा बीटीएसटी कॉल होगा। लास्ट वीक मैंने ये कॉल दिया था, एसबीआई का बाय कॉल दिया था 280 में, और उसके बाद से ये नॉन स्टॉप अप साइड में आ गया। अभी यहाँ पे भी 334 333 के आसपास भी अच्छा ही लग रहा है कि 350 तक जाने का पूरा कोशिश करेगा ये स्टॉक। बिल्कुल, तो 350 की तरफ जा रहा है एसबीआई। और आशु जी ने भी कल बजट से पहले इसके बारे में बात करी थी और कहा था कि 350 तो ऑन अ पोजिशनल बेसिस आते हुए दिखता है, बट ऑफ कोर्स तब से अब तक आप देख ही रहे हैं, एक डेढ़ ट्रेडिंग सेशंस में ही एसबीआई की दमदार तेजी रही है और अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, दमदार उछाल है। बल्कि सारे पीएसयू बैंक्स में आप बढ़िया तेजी देख रहे हैं। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यहां पर भी अगर आप देखें तो पिछले 5-10 मिनटों में जबरदस्त तेजी है। तो जो अनिल जी आज सुबह कह रहे थे कि पीएसयू बैंक्स और सीमेंट्स वहां पर आपको रखनी है नजर, बिल्कुल वैसा ही एक्शन होते हुए दिख रहा है। सुमित जी, कैनरा बैंक जो पोजिशनल बेसिस पर आप 150 के लेवल्स की बात कर रहे थे, वो भी आ गया है। अब यहां से और भी एक्शन बचा है इसमें? बिल्कुल बचा है दीपांशु। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में तो अब यहां से और ऊपर का मूव बनेगा और एक अच्छा खासा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। रिसेंट के जो हाइस थे वो 150 के आसपास थे, इसके लिए कैनरा बैंक का 150 का टारगेट था। जैसे ये स्टॉक 150 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक बड़ा अपसाइड मूव का शुरुआत होगा और फिर स्टॉक यहां से ऊपर में 170 रुपए से लेके 180 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में दिखाएगा। तो पोजीशन होल्ड करके चलना है। अब एक अच्छा मूव कैनरा बैंक में बाकी है जो कि आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। बिल्कुल, तो एक अच्छा मूव अभी भी ये तो पिछली सीरीज का स्टार्ट होना था, लेकिन समहाउ पता नहीं इस पिछली सीरीज में क्यों ये चला नहीं और अब ये एक्शन में आ रहा है। क्योंकि मुझे याद है पिछली सीरीज की शुरुआत में 130-32 में ये बैन से बाहर निकला था। उसके पहले वाली सीरीज यानी कि दिसंबर की सीरीज इसने पूरी आराम करते हुए निकाली थी कुणाल जी। हाँ, सोया हुआ था। जनवरी की सीरीज में बैन से बाहर निकला। हमने भी सोचा कि ये स्टॉक ऑफ द सीरीज होगा, लेकिन वो तब होने के बजाय अब हो रहा है। ये कुछ वो आप देखो ना, कुछ ऐसा खुले नीले आकाश में जाने की तैयारी नहीं कर रहा। बंसल जी देखो जरा, इस पे नजर डालो, कभी आपकी नजरें इनायत हो तो कैनरा बैंक का भी भला हो। नहीं अनिल जी, चार्ट बहुत बढ़िया है। हाँ। खुले नीले आकाश के लिए तो अनिल जी इसको काफी समय लगेगा। अच्छा, वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर होता है क्या? हाँ अनिल जी, खुला नीला आकाश तो अनचार्टेड टेरिटरी है। अच्छा। और अनचार्टेड में तो अनिल जी 800 रुपए का भी गया हुआ है। ये 800 भी हुआ था? 800 भी हुआ था वंस अपॉन अ टाइम। क्या बात है। 2010 में। बट एक चीज बड़ी क्लियर अनिल जी कि अगर ये स्टॉक जैसे चल रहा है, आज 148 के अराउंड चल रहा है, तो 148 के ऊपर की क्लोजिंग पर बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है और बड़े चार्ट पर एक बड़े ब्रेकआउट के बाद 160 के टारगेट्स गोली की तरह देखने को थोड़ा आपका लैपटॉप इधर करो, मैं देखना चाहता हूँ कि बड़ा चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट, मतलब बड़ा चार्ट कैसे, ये बड़ा कैसे हुआ, जरा बताना एक बार। मतलब देखिए, अच्छा, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का काफी बड़ा टाइम फ्रेम है। हाँ, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम, अच्छा उतना बड़ा चार्ट, उतना बड़ा चार्ट समय के हिसाब से, समय के हिसाब से अब ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, लंबे समय के चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट 100। आपका ये टेक्निकल एनालिसिस में बढ़ता हुआ रुचि जो है, हाँ, ये कुछ मतलब अनिल जी, नहीं मेरी रुचि बंसल जी में ज्यादा है। इस बात में ज्यादा है कि बंसल जी करते कैसे है। तो चलिए, बंसल जी के चार्ट पे बड़े ब्रेकआउट आने के संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, थोड़ी देर में आपके लिए आने वाला है ये स्पेशल एक ऐसा स्टॉक जहां पर हमारी टीम ने की है रिसर्च और बताएंगे वो आपको कि किस कंपनी के बेहतरीन नतीजे इस बाजार में आ सकते हैं। लेकिन इस बीच बाजार जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है बहुत मजबूती के साथ, जरा एक बार राय ली जाए नितिन जी से। नितिन जी बताएं क्या व्यू बन रहा है डेटा देखकर? मेरे डेटा की तैयारी चल रही है, तब तक आप बताएं सर। देखिए जी, जब रोल ओवर्स हो रहे थे तो उस समय तो शॉर्ट रोल ओवर्स जा रहा था, बट जब कल बजट आ रहा था तो 11 बजे से 1 बजे के बीच में पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे के बीच में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स और बहुत ज़्यादा पोजीशंस फिर दोबारा चेंज हुई है। तो फिर ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो शॉर्ट रोल ओवर्स हो गए, यानी कि बाजार में जो कल से आज में आप देख रहे हैं कि निफ्टी में 800 पॉइंट की रैली और बैंक निफ्टी में 4000 पॉइंट की रैली के पीछे सबसे बड़ा रीजन शॉर्ट रोल ओवर है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा थी और बजट आने के बाद वो शॉर्ट स्क्वीज हो गई, यानी कि वो शॉर्ट कवर होना चालू हुई और ये पूरी की पूरी कवरिंग 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आई है। तो अब ये जो फरवरी एक्सपायरी है, इस फरवरी एक्सपायरी में बिकॉज स्टिल आउटस्टैंडिंग शॉर्ट पोजीशंस काफी ज्यादा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग 15,000 की तरफ चले जाएंगे, यानी कि 300 से 400 पॉइंट की रैली बहुत फास्ट हमें यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि कल जो बाउंस हुआ उसमें लिमिटेड शॉर्ट कवरिंग हुई है और जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है उसमें काफी शॉर्ट्स अभी भी ट्रैप्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग 15,000 की तरफ जा रहे हैं
और बैंक निफ्टी 35,500 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी और 300 से 400 पॉइंट निफ्टी में तेजी बननी चाहिए। तो व्यू हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। और ऐसा आज भी जब मार्केट नीचे खुली थी तो 14,600 के आसपास काफी बाइंग हुई है और बैंक निफ्टी में 34,000 के आसपास बाइंग हुई है। तो हर दिन देख रहे हैं कि खुलने के बाद भी बाइंग हो रही है, तो व्यू पॉजिटिव ही रखना चाहिए और टारगेट करीब 15,000 निफ्टी में और 35,500 बैंक निफ्टी में बन सकते हैं। 15,000 और 35,500 ये दो टारगेट बनेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपके लिए खरीदारी करने के लिए। आज से ये मानना है नितिन जी का। सुमित जी का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 91 रुपीज 80 पैसा और ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है और स्टॉक का नाम है ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट के अंदर अनिल जी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सीएमपी पे स्टॉक को बाय करें। ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। पहला रीजन, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। दूसरा रीजन, अक्टूबर 2019 का हाई ब्रेक कर रहा है। डेली चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। 4 से 5 रीजन बन रहे हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। पूरा सेक्टर ओवरऑल तेजी के अंदर में है, तो ओरिएंट सीमेंट में यहां पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस भी नीचे में ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बैठ रहा है 87 रुपीज 50 पैसे के आसपास, यानी 87-88 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी करें। स्टॉक का पहला टारगेट बनेगा ट्रिपल डिजिट यानी 100 रुपया, और 100 रुपए का लेवल ब्रेक होता है तो 105 रुपए तक का अपसाइड मूव ओरिएंट सीमेंट में इसी हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 100 से 105 के टारगेट के लिए 87.50 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय ओरिएंट सीमेंट में सुमित जी की तरफ से आती हुई। आप भी तैयार हैं कुणाल जी, राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिल्कुल। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है कोटक महिंद्रा बैंक पर। अब इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। सारे बैंकिंग स्टॉक्स में जो बैंकिंग दिग्गज है सब में ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। अब कोटक महिंद्रा बैंक का नंबर लग रहा है, इसमें एक डबल पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बड़े छोटे दोनों चार्ट्स पर ब्रेकआउट है और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर बना है। 1860 के ऊपर स्टॉक निकला है तो यहां पर बाय करके चलें। 1845 1845 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1900 रुपए का 1900 का, दूसरा टारगेट 1920 रुपए का, तो 1920 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी। ओके, 1900 और 1920 दो टारगेट रखे हैं यहाँ पर खरीदारी करने की राय कोटक महिंद्रा बैंक में आती हुई कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। इस बीच बलरामपुर चीनी के नतीजे आ रहे हैं, उसके बाद हम सिमी जी के पास भी पहुंचेंगे। उनकी भी कुछ बेहतरीन पिक्स आने की तैयारी में। मुनाफा 77 करोड़ से बढ़कर, ये तो अल्काइल अमाइंस का है मुनाफा, जो 77 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ रुपए हुआ है। तो इसके तो स्टॉक स्प्लिट पर भी बैठक थी 5:2। अच्छा, हर शेयर का 5 शेयर 2 शेयर। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। तो ये आपके लिए स्टॉक स्प्लिट और साथ ही हाँ अब आ गया है बलरामपुर चीनी। आय घटी है, ओके, 1196 करोड़ से घटकर 1072 करोड़ की आय आई है बलरामपुर चीनी की और 2.5 रुपये का डिविडेंड है। मुनाफा 73 करोड़ से घटकर 27 करोड़। सरावगी साहब समझ तो गए होंगे आप। सरावगी साहब की है ना कंपनी। डिस्क्लेमर ले लीजिए। आप तो दोगे, रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे तो चीनी खाना भी बंद कर दिया। रिजल्ट अच्छे नहीं तो पक्का डिस्क्लेमर दोगे। एक मिनट रुकिए, एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट आ गए, पहले एस्कॉर्ट्स के रख दो रिजल्ट सबके सामने। 275 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 281 करोड़, नहीं 275 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 281 करोड़ का मुनाफा आया। तो हमारे अनुमान से थोड़ा सा बेहतर आंकड़ा है, लेकिन बहुत ही दमदार उछाल है मुनाफे में। लगभग 80-85% की उछाल आप देखेंगे। 153 करोड़ का मुनाफा, 281 करोड़, क्या परफॉर्मेंस है, वाह। और अब आय हमारा अंदाजा 2100 करोड़ का है, देखते हैं कितनी आती है। लेकिन आज सुबह भी एस्कॉर्ट्स किसी की तरफ से खरीदारी की तगड़ी राय आती हुई दिख रही है, मुझे याद है। एस्कॉर्ट्स वागले साहब यस, 1400 का टारगेट आज ही रखता। आय 2042 करोड़, 2100 करोड़ का अंदाजा था, लगभग उतनी है। कामकाजी मुनाफा हमें चाहिए 360 करोड़, देखते कितना आता है। मार्जिन चाहिए हमें 17% के, देखते कितना आता है। थोड़ा आप रिलैक्स रहें कुणाल जी, क्योंकि चूंकि एस्कॉर्ट पर आए सुबह वागले साहब दे चुके हैं, तो मैं सीधा वागले साहब तक के पास ही पहुंचता हूँ। वागले साहब, एस्कॉर्ट पर आए दीजिए अब। जी पोजिशनली होल्ड करना चाहिए। मुझे यहाँ से भी 100 रुपये दिखता है, 1440 1450 अगले हफ्ते में ये मूव आना चाहिए।
बिल्कुल चॉपीनेस में थोड़ा सा 20-30-40 रुपए का करेक्टिव मूव आ सकता है, जिसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। मेरा अभी फ्रेश स्टॉप लॉस 1310 का होगा, 1330 1320 ये बाइंग एंट्री लेवल होगा और 1440 1450 का टारगेट 2 से 3 दिन का व्यू। पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है एस्कॉर्ट्स को, ये कहना है वागले साहब का। और वागले साहब टस के मस्त नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है नहीं। चार्ट से मजबूत और रिजल्ट हैं शानदार, और कामकाजी मुनाफा 363 करोड़ एग्जैक्टली हमारे अनुमान के मुताबिक 360 करोड़ का अनुमान था, उतना ही आया है। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इन लाइन आप कह सकते हैं। आइए सिमी जी का नॉन स्टॉप शेयर बताएं सिमी जी। अनिल जी, इस बार एक कैश का शेयर मैंने देखा है जो मुझे लग रहा है कि लास्ट 3 साल का एक ब्रेकआउट दिया है। रेडिंगटन स्टॉक का नाम है, 149 के आसपास है, डे हाई के आसपास। एक इसका जो शॉर्ट टर्म चार्ट है इसमें कंसोलिडेशन था, मीडियम टर्म चार्ट में अच्छा अप ट्रेंड है और मुझे लगता है कि अभी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के लिए चल रहा है। एक अच्छा सा ब्रेकआउट 140 के ऊपर आया है, एक मैसिव कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। नॉर्मल वॉल्यूम इसका कुछ लाख का ही होता है, आज 10 लाख के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि इसमें अभी तेजी देखने को मिलेगा। 156 से 160 का छोटा सा टारगेट और 175 से 180 का बड़ा टारगेट के लिए रेडिंगटन को खरीदने का सलाह है। 140 के नीचे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो 140 का लगाएं स्टॉप लॉस और खरीद के चलें रेडिंगटन। यहाँ पर आप दमदार एक्शन देख रहे हैं, 150 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पर बड़ा स्पाइक है और डेज हाई पर ये आते हुए दिखा है आपको इस समय। एस्कॉर्ट्स पर भी आप एक्शन और बनते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी एक्शन आप बन रहा है। पर आई कुछ और स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट से जो चर्चा करनी है इस समय, और आप देख रहे हैं पीरामल एंटरप्राइजेस में भी एक मूव आते हुए दिखा है, 1500 के पार जाते हुए दिखा है पीरामल। हिमांशु जी, जरा पीरामल का चार्ट देखिए, सुबह पार्टिसिपेट नहीं करा जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की रैली थी, पर अब सेकंड लेग में थोड़ा एक्शन दिखा रहा है। क्या है यहाँ पर कोई ट्रेड है? गुड आफ्टरनून। देखिए, ऑलरेडी स्टॉक अपना एक अच्छे सपोर्ट जोन से पिछले 2 दिनों में लगभग 15% की एक रैली दिखा चुका है। यहाँ पर अगर मैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ तो 1500 से 1520 के जोन में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन है, जहां पर स्टॉक मुझे लगता है कि शायद नियर टर्म में कंसोलिडेशन दिखा सकता है। यहाँ पर 2.5 लाख शेयर का एक कॉल राइटर भी 1500 के स्ट्राइक पर एक्टिव है। मुझे लगता है कि फिलहाल यहाँ पर एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा डिप अगर 1460 रुपए के आसपास मिलता है, वहां पे खरीदारी की राय रहेगी। 1520 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है 1600 रुपए के ऊपर के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई पीरामल एंटरप्राइज में। आइए एक स्पेशल पिक का बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए, स्पेशल पिक देने के लिए तैयार है लोग। बताएं सर, कौन सा स्टॉक पिक कौन सी है और उसमें स्पेशली क्या है? देखिए बताता हूँ अनिल जी। देखिए अनिल जी, सेक्टर है सीमेंट, जिसको आप काफी दिनों से बोल रहे हैं, राइट, और स्टॉक है मंगलम सीमेंट। अच्छा, और स्पेशल ये अनिल जी, ये पीछे अगर आप ध्यान दें तो जेके टायर भागा था सचिन बंसल जी के स्टेक लेने के खबर पर। तो उन सचिन बंसल जी का सबसे बड़ा स्टेक मंगलम सीमेंट के अंदर है, शेयर होल्डिंग के हिसाब से देखें आप तो। आपका भी उतना ही रिलेशन है सचिन बंसल जी का जितना कुणाल सरावगी जी का विवेक सरावगी जी के साथ है? नहीं, देखिए अनिल जी, फर्क है अनिल जी, ये तो विवेक सरावगी जी से मिलने की इच्छा रखते नहीं है। हाँ। तो ये सचिन बंसल जी दिल्ली बेस्ड है, तो मेरी इच्छा है थोड़ा कोविड निपटे तो मैं उनसे मिलके आऊं। क्या बात है। तो इनका अनिल जी काफी बड़ा स्टेक है इसके अंदर, और ये काफी समय से स्टॉक चला नहीं है। टेक्निकली नीचे से एक नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है, और ये स्टॉक एक बड़ी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न बना है जिसको 3 राइजिंग मेथड पैटर्न कहते हैं, इसके वीकली चार्ट पर बना है, और इसके बेसिस पर अनिल जी लगता है ये स्टॉक वैसे 280 तक जाएगा, लेकिन हमारा जो पहला टारगेट है वो 275 रुपए का, 275 के टारगेट के लिए बाय करना है। 240 के आसपास अपने कंफर्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें, 275 के टारगेट के लिए मंगलम सीमेंट में खरीदारी करें। ओके, तो ये है मंगलम सीमेंट में खरीदारी करने की राय आती हुई कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। स्पेशल पिक के तौर पर सीमेंट शेयरों में आग लगी है। ओहो, एचडीएफसी लिमिटेड आ गया रिजल्ट, जल्दी से एचडीएफसी लिमिटेड लाइए भाई, 2930 करोड़, क्या बात है, हर जगह अनुमान से बेहतर नतीजे। एचडीएफसी बड़े दिग्गज ने भी 2850 करोड़ के सामने 2930 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। शानदार परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है एचडीएफसी लिमिटेड की, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, उम्मीद से कहीं ज़्यादा। और स्टॉक में तो
पूछे मत। 150 रुपए की दमदार तेजी आज ऑलरेडी बन चुकी है नतीजों से ठीक पहले। तो बेहतरीन बीट आती हुई दिख रही है HDFC लिमिटेड के नतीजों में। इस वक्त बाजार की उम्मीद से काफ़ी बेहतर नतीजे आपको नजर आएंगे। मुनाफे का आंकड़ा 2930 करोड़ का। कुणाल जी तैयार हो जाइएगा। यहाँ पर 2850 करोड़ का अनुमान था, उससे काफ़ी बेहतर है। देखते हैं कि बाकी आंकड़े किस तरह के दिखते हैं, एसेट क्वालिटी किस तरह की होती है, लेकिन पहली नज़र में नतीजे बेहद शानदार है। कुणाल जी। अनिल जी देखिए चार्ट भी अच्छा है, केवल एक समस्या है कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास खड़ा हुआ है ये। बहुत भाग्य है। रेजिस्टेंस की दहलीज है 2760 रुपए, 2760 की रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये लेवल पार होगा HDFC में आपको एक नई तेजी देखने को मिलेगी। मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस रखे 2680 का होल्ड करें, 2760 के ऊपर नई खरीदारी कराए। 2760 के ऊपर ही खरीदे अब जी, और अभी चल रहा है 2715। फ्यूचर देख रहे हैं क्या? मैं फ्यूचर देख रहा हूँ। कितना चल रहा है फ्यूचर? 2716। ओह 60, मतलब 40-50 रुपए 20 और बढ़ने। आज का डे हाई मान लीजिए ना जी। अच्छा आज का हाई का, ओके ठीक है। तो ये है HDFC लिमिटेड के नतीजे आपके लिए इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। विजय चोपड़ा साहब जुड़ चुके हैं क्या हमारे साथ? तो विजय चोपड़ा साहब भी जुड़ेंगे तो उनसे भी हम एक फंडामेंटल व्यू लेंगे HDFC के रिजल्ट पर। लेकिन आइए थोड़ी देर में 26% लोन ग्रोथ कंपनी कह रही है। 26% ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो क्या बात है, 26% की लोन ग्रोथ। दमदार नंबर है सर, सबको घर खरीदने भाई। ओके तो चलिए ये है आपके लिए HDFC लिमिटेड के नतीजे, लेकिन नतीजे आने से पहले भी आपको रखनी चाहिए तैयारी, और स्पेशली कैश स्टॉक। नहीं पहले आप बता दो रिजल्ट्स पहले, कुशल तो इंतजार कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। कोरोना ओके, प्रोविजनिंग इनकी 594 करोड़ से आती हुई दिख रही है बस। तो ये बहुत, आई थिंक दिस इज द बिग वन सर, कि प्रोविजनिंग का जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा है। पर अगर आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन दें, एडजस्टेड प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा इनका आ रहा है। तो 27% ग्रोथ एडजस्टेड प्रॉफिट में कह रहे हैं, और जो प्रोविजनिंग का फिगर आया है वो काफ़ी गिर कर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है बैंक की तरफ से, सॉरी HDFC लिमिटेड की तरफ से, जो हमें देखनी पड़ेगी। 9 मंथ्स फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स इन्होंने जो सेपरेटली दिए हैं वो अच्छे हैं, बट ये जो एक प्रोविजनिंग का फिगर है ये काफ़ी दमदार आते हुए दिखाएं, तो यहाँ से आप HDFC पर नज़र बना सकते हैं सर। ओके तो HDFC लिमिटेड आपके लिए ये है इस वक्त नतीजों में और ज़्यादा विस्तार से जानकारी आपके लिए आती हुई। आइए नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए कौन सा स्टॉक आपने चुना है और किसके रहेंगे रिजल्ट्स बेहतरीन? बिल्कुल अनिल जी, और यहाँ पर वी गार्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की कंपनी है जहाँ पे शानदार नतीजे कल आते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको फोकस बनाना है, और इसलिए क्योंकि इनका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है जहाँ पर करीब 27% इनका ओवरऑल रेवेन्यू आता है, वहाँ पर 13% का दमदार उछाल जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और उसी वजह से इनकी ओवरऑल आय में आप देखिए करीब 12% बढ़कर 700 करोड़ होती हुई नजर आएगी। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर होगी मार्जिन को लेकर, ऑलमोस्ट 2.5% की बढ़त जो है मार्जिन पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और 11.7% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही इनका जो दक्षिण भारत में कारोबार है जहां से करीब 60% रेवेन्यू आता है, वहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के संकेत जो हैं क्लियर इंडिकेशंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, कंपनी की जो रियलाइजेशंस है उसमें भी सुधार आता हुआ नजर आया, और इसका इंपैक्ट आपको मुनाफे में आता हुआ नजर आएगा। 44% की बढ़त मुनाफे में आ सकती है, और 60 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी घोषित कर सकती है। तो ओवरऑल हर पैरामीटर पे नतीजे बेहतर रहेंगे वी गार्ड के। वी गार्ड के नतीजे रहेंगे हर पैरामीटर पर बेहतर। आइए एक बार चार्ट्स पर चेक ले ले। हिमांशु जी जरा वी गार्ड के चार्ट्स देखिए, क्या नतीजों के पहले और खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5-6% तो हो चुका है मजबूत। अनिल जी, एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज एक ब्रेकआउट दिखाया है। मुझे लगता है कि स्टॉक में यहाँ पर फर्दर अपसाइड का पोटेंशियल है, और स्टॉक जो अपना ऑल टाइम हाइज है लगभग 255-260 रुपए तक के, उसके ऊपर यहाँ पर निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। नियर टर्म में 230 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, और अपसाइड में मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत जल्दी नए हाइज बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए वी गार्ड पर आया। आइए सेठी साहब से करते हैं कनेक्ट, और उसके बाद मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी तैयार है। बिल्कुल सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर आपके आज कितने कॉल्स हैं? गुड आफ्टरनून अनिल जी, 2 कॉल्स है, एक कैश मार्केट का और एक एफएनओ का। तो चलिए शुरुआत कीजिए हमेशा की तरह पहले कैश मार्केट के कॉल्स के साथ। और मेरे ख्याल से अभी तक इतने पूरे जब से शुरुआत की आपने एक भी शॉर्ट कॉल नहीं दिया सेठी साहब, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, अभी तक कोई शॉर्ट कॉल नहीं दिया। अब सबसे पहले अनिल जी आपको कल के जो बजट स्टॉक एक्सचेंज जो आपने
प्रोग्राम करवाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सक्सेसफुल रहा और हम सबके जो कॉल्स थे बहुत ही, सबके टारगेट्स भी मीट हुए और सबने अच्छा किया। मैंने भी बहुत अच्छे कॉल्स दिए और सबके टारगेट्स मीट हुए। आप ये जो सेठी साहब, ये ना, ये आपकी विनम्रता है, सबके बोल रहे हो आप। और मैं आपको एक मिनट, अब सेठी साहब ने बात निकाली तो मैं बताता हूँ। कल के कॉल्स जो गजब के कॉल्स कल आए हैं, एक सेकंड ना रुकिएगा, मैं सेठी साहब का हाँ, तब तक सेठी साहब आप अपनी पहली पिक बताएं, तब तक मैं ढूंढ के रखता हूँ। बताएं सर। अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल, आज की जो पहली पिक है अनिल जी, सीमेंट और सीमेंट, यही सेक्टर बिल्कुल फोकस में। और मैंने इस सेगमेंट से पिछले 2-3 दिन में 3-4 स्टॉक दिए। एक ओरिएंट सीमेंट दिया था 80 रुपए वाला, वो अभी 92-93 है। और आज सुमित जी ने भी अभी रिकमेंड करा है। रैमको सीमेंट मेरा फ्यूचर्स का कॉल था कल बजट के पहले 785 रुपए में, और आज वो 100 रुपए ऊपर 890 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कल वाला एनसीएल इंडस्ट्रीज भी कमाल कर रहा है, 149 वाला 158। आज जो सीमेंट स्टॉक्स में लेने की सलाह दे रहा हूँ वो है अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट। एक छोटी साइज की सीमेंट कंपनी है, 540 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, 212 का प्राइस चलता है अभी। और इसके भी फंडामेंटल सॉलिड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का। चेतीनाथ ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, साउथ में काफी पॉपुलर है। और इस स्टॉक के भी, इस कंपनी के भी 9 तारीख को नतीजे आएंगे और नतीजे बाकी सीमेंट कंपनियों के जैसे इसके भी दमदार होंगे। इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना है। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट 225-30 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 205 रुपए का। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सीमेंट कंपनी अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, और जैन साहब ने भी अपने जेम्स में इसे शामिल किया था। यहाँ खरीदारी कर रहा है 225-230 के टारगेट के लिए। अब मैं बताऊँ, कल सेठी साहब की सारी पिक्स टारगेट हिट करती हुई दिखिए। MSCC कल सर्किट लगा, आज सर्किट लगा है। NCL इंडस्ट्रीज, ये भी सीमेंट कंपनी, नागार्जुना सीमेंट लिमिटेड इसका नाम होता था। VST टिलर्स, RCF और FNO के स्टॉक्स, क्यूमिंस, रैमको सीमेंट, LIC हाउसिंग, टाटा केमिकल, BPCL। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसके टारगेट ना आए हो, सारे से। मतलब सीरियसली अब तक जब से सेठी साहब एक्सक्लूसिव जी बिजनेस पे आए तब से लेकर अब तक एक भी शॉर्ट कॉल नहीं जी। और कोई हार्डली कोई ऐसा स्टॉक हुआ हो जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो इससे बढ़िया परफॉर्मेंस किसी की हो नहीं सकती। बहुत ही तगड़ी, बहुत दमदार परफॉर्मेंस। सेठी साहब बधाई स्वीकार करें, स्पेशली कल के दिन इतनी बड़ी और बेहतरीन कॉल्स देना वाकई में बड़ी बात है। थैंक यू सो मच अनिल जी। एक तो आपने पूरा एक मिनट थैंक यू बोला, उसके साथ आजा कल सेठी साहब, आप कल तो जो चाहते थे ना लाइफ में सब कुछ हो जाता। कल तो आपका दिन था। कल आप लोगों को जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, सेठी साहब की कॉल्स इतनी बढ़िया गई तो नेचुरली इनका दिन तो अच्छा ही होगा कल। बराबर हर एक का दिन होता है, कभी कभी हमारे भी दिन अच्छा होता तो 4-5 कॉल नहीं तो 4-5 रोज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। लेकिन कल सेठी साहब के सुपुत्र CA बन गए जी। तो उनको, आपके बेटे को और आपके पूरे परिवार को सेठी साहब उसकी बधाई भी आपको। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ये खबर तो सबसे अच्छी खबर थी जो मेरा बेटा, और वो भी मैं स्टूडियो में था उस समय खबर आई, आपने फ्लैश किया कि CA फाइनेंस के नतीजे आ गए और उसी समय मुझे उसका SMS आया कि मेरा भी क्लियर हो गया, दोनों ग्रुप एक साथ। तो डेफिनेटली उससे अच्छी पॉजिटिव न्यूज हो ही नहीं सकती थी। इट मेड माय डे यस्टरडे। और बाकी बाजार यूफोरिक, टारगेट भी दमादम हिट करते गए, तो कल का दिन बेहद ही शानदार रहा। बिल्कुल यादगार दिन आपकी लाइफ में, आपके बेटे के लिए भी। सबको बधाई एक बार। अच्छा, तो अंजनी पोर्टलैंड तो हो गया आपका पहला स्टॉक। दूसरा सर? अनिल जी, दूसरा स्टॉक F&O स्पेस का स्टॉक है। अनिल जी बिल्कुल दमदार स्टॉक है, खरीदारी करनी चाहिए। टाटा पावर 83-84 रुपए के लेवल पे टाटा पावर के फरवरी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और इस स्टॉक के, एक तो कंपनी के नतीजे परसों आएंगे 4 फरवरी को, मुझे लगता है बेहद ही दमदार नतीजे आएंगे, उस लिहाज से भी खरीदना। और दूसरा, जो कल सरकार ने इनविट और रीट के जरिए जो फंड जुटाने को जो सहूलियत दी है, मुझे लगता है उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी या बड़ा पॉजिटिव टाटा पावर के लिए भी हो सकता है। अगर आपको याद हो, पिछले साल बहुत खबरें जोर पे थी कि मलेशियन जो कंपनी है पेट्रोनास, वो टाटा पावर में उनके इनविट या रीट में बिल्कुल निवेश कर सकती है। तो मुझे लगता है इस तरह का अगर कोई डेवलपमेंट आता है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा इस स्टॉक के लिए। मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदे। 90 रुपए का शॉर्ट टर्म में टारगेट, 79 का स्टॉप लॉस। अनिल जी ओके, तो ये 90 रुपए का शॉर्ट टर्म में टारगेट, टाटा पावर खरीदने की राय। और सेठी साहब ये तो गजब ही हो रहा है भाई साहब। अंजनी पोर्टलैंड का तो आपका टारगेट ही आ गया 225 वाला। ये देखो हिट हो गया। देखो बात करते 225 आ गया है। 225 230 आपने बोला था, आज का आज ही आ गया, तो गजब। मेरी थोड़ी गलती हो गई सेठी साहब, आपका दिन कल ही अच्छा दिन था, आज भी अच्छा है।
तो अगर आप चाहें तो अभी भी काफ़ी समय है आपके पास, सोच विचार कर अगर एक दो कॉल और आपके अच्छे आ जाए तो जरूर लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। लेकिन इस बीच दीप जरा डिक्सन के रिजल्ट्स आ गए हैं, एक बार बिल्कुल रिजल्ट सर, और दमदार नतीजे हैं सर। ऑलमोस्ट जो अगर आप देखें आय 993 994 करोड़ से बढ़कर 2182 करोड़ की आई है, यानी कि 2 गुना से ज़्यादा आपने आय में इनकी उछाल आते हुए देखा है। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी आपने दमदार परफॉर्मेंस देखी है सर। 26 करोड़ से मुनाफा बढ़कर इनका 61.5 करोड़ से आया है, तो मुनाफा भी लगभग 2.5 गुना बढ़कर आया है। आय में आपने 2 गुना से ज़्यादा बढ़त देखी है, और ऑपरेशनली भी सर दमदार क्वार्टर रहा है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी शानदार नतीजे, मतलब बहुत ही शानदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं सर। दमदार, तोड़फोड़, जबरदस्त। आने से पहले मैंने और राकेश ने कॉल दी थी डिक्सन पर कल। हाँ, मार्केट 11 बजे के पहले का कॉल था। वाह सर, 1:5 का स्प्लिट आई थिंक ये। अच्छा, ओके। एक सेकंड में ये कंफर्म करके देता हूँ सर, बट ओके। एक वो स्प्लिट आ जाए तो अच्छा ही है। स्प्लिट, हाँ स्प्लिट आ जाए तो कम से कम रिकमेंड करने लायक तो हो जाए, खरीदने लायक हो ना हो रिकमेंड करने लायक हो जाए। तो चलिए सर 1:5 का स्प्लिट करें तो मतलब हर यानी 10 शेयर, 2 शेयर के 10 शेयर हो जाएंगे। ओके ठीक है, तो चलिए तो स्प्लिट आ रहा है आपके लिए ताकि कम से कम ये स्टॉक ट्रेडेबल हो जाए आपके लिए। फिलहाल बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस डिक्सन टेक्नोलॉजी की आती हुई दिख रही है। कुणाल जी चार्ट देखने का कष्ट करें जरा। अनिल जी चार्ट बहुत शानदार है लेकिन काफ़ी रनअप आ चुका है, तो बस इसमें एक अड़चन ये है कि जो आज का इंट्राडे हाई है ये एक रेजिस्टेंस है और ये लेवल जो है ये 15,850 का है, तो 15,850 के ऊपर निकलता है तभी नहीं खरीद करें। अगर पहले की कल की खरीद है तो 15,400 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। तो जो दूसरा स्टॉक है जो लोग अफोर्ड कर पाते, जो नीले नीले अंबर पर जाने को तैयार है, याद तो आ गया होगा बिल्कुल अनिल जी, आपको? सिद्धार्थ जी वाला अनिल जी अंबर एंटरप्राइज बिल्कुल अनिल जी चार्ट इसका भी जबरदस्त है। यहाँ पर भी लेकिन अनिल जी रनअप काफी आ चुका है, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 2730 2735 की। ये लेवल पार हो जाए अनिल जी तो इसमें भी तेजी बनेगी। ये तो पार होता हुआ दिख रहा है, 2735 के ऊपर निकल गया तो ये भी 2800 तक जाएगा। ओके, तो 2800 की तरफ अंबर एंटरप्राइजेस। दमदार नतीजे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के आते हुए दिख रहे हैं आपको। नतीजों की लंबी लिस्ट है, बाजार में भी भरपूर एक्शन है। आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, पूरा समर्थन है आज भी ग्लोबल मार्केट से सर, और डाउ कल के उछाल के बाद आज भी आप डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 250 अंक ऊपर दिखेगा। नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर दिख रहा है सर। यूरोप की अच्छी शुरुआत हुई है, 1 से 1.5% की तेजी बनी हुई है और हम भी अच्छा ही ट्रेड कर रहे हैं। बताएं सर क्या करें? पहली चीज तो जो दीप सुबह सुबह पहला सेंटेंस था वही अभी भी है कि मंदी नहीं करनी है और बेचना नहीं है और बेचने की हड़बड़ी भी नहीं करनी है। क्लियर कट पहली चीज। जहां भी इंट्राडे में जो भी गिरावट मिले उससे खरीदनी है। आप देखिए जहां जहां आपको गिरावट मिली वहां आपको खरीद कर फायदा ही हुआ है और वही स्ट्रेटेजी आपको आगे भी रखकर चलनी है। ठीक है, ये तो होगी आपकी बड़ी स्ट्रेटेजी। अब आइए मैं आपको निफ्टी की स्ट्रेटेजी ये बता दूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। 14,600 इसके नीचे आप बंद नहीं होंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है क्योंकि 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 14,600 के पुट पर है और कॉल्स पे 27 लाख शेयरों का। तो ये जो कॉल राइटर्स हैं 14,600 पर, तो अगर आप 50-75 पॉइंट नीचे गिरे आखिरी घंटे में तो यही सपोर्ट देंगे। और अब तक की जो बेस्ट क्लोजिंग आपको मिली है वो है 14,574 की। तो मेरा ये मानना है 14,574, 14,575, 14,600 अब आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया आज के लिए भी और कल के लिए भी। 14,750 पहला टारगेट है और उसके बाद 14,850 दूसरा टारगेट है जिसके लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा नीचे आए और ऐड करें, फ्रेश खरीदारी करें। यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं, है तो रखिए। 14,575 आपका स्टॉप लॉस। क्लियर है? यहाँ से 100 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है खरीदारी करने का। अब आइए बैंक निफ्टी। इस बात की पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी अब आपको 34,000 के ऊपर ही क्लोज देगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो वैसे ही ऑलरेडी 350 पॉइंट ऊपर है, लेकिन डेटा है ना 500 पॉइंट की रेंज में, ये उससे पहले है नहीं दीप। 34,000 के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी में लगभग 23 लाख शेयर ऐसे हैं जो शॉर्ट हो चुके हैं बैंक निफ्टी पर। तो शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी में लगातार आता दिखेगा। एक चीज़ मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं ना, निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है निफ्टी में शॉर्ट। मतलब आप सोचिए 14,500 के कॉल पे भी मुश्किल से 17 लाख शेयर है, वीकली सीरीज की बात करूँ तो शॉर्ट है ही नहीं। निफ्टी में तो शॉर्ट वाले मरेंगे वीकली नहीं, मंथली एक्सपायरी में, क्योंकि शुरुआत जब की ना महीने की तब 14,000 के आसपास की, तो वो 14,000 वाले कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं मंथली वाले, इस उम्मीद में कि कभी तो नीचे आएगा या बजट के बाद आएगा। तो उनकी हालत शायद तब खराब होगी जैसा नवंबर दिसंबर में हुआ था,
जब वीकली मंथली सीरीज वाले में नीचे कॉल राइटर्स फंसे हुए थे, तो ये अभी रुकेंगे। अभी जो वीकली सीरीज है, वीकली सीरीज में निफ्टी में कॉल राइटर नहीं है नीचे, तो वीकली सीरीज में आपके पास शॉर्ट का सहारा नहीं, इसलिए अब जब भी बढ़ेगा बैंक निफ्टी पहले बढ़ेगा, जब तक ये इक्वेशन चेंज नहीं होते। तो डेटा साफ बता रहा है बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे नहीं गिरने देंगे। और सुबह भी हम यही कह रहे थे, कुणाल जी भी बता रहे थे कि बैंक निफ्टी वाले बलिदान दे रहे हैं अपना, शॉर्ट वाले जो शॉर्ट कवर कर करके। तो इसलिए सुबह भी यही बात थी कि जहाँ मिले वहीं शॉर्ट काट लीजिए, खरीद भी लीजिए। आप देखिए सुबह जहाँ मिले वहाँ काटने से भी आपके कम से कम 700-800 पॉइंट तो 1000 पॉइंट तो बचते थे। तो दीप तेजी की पोजीशन बरकरार रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको तेजी की पोजीशन में थोड़ा सा डर लगता है, हेजिंग करनी है, तो चाहे तो एक 34,000 के आसपास का या 33,500 का पुट खरीद लीजिए। पुट खरीदें या राइट? पुट खरीद लीजिए, पुट के दाम अभी कम होंगे इसलिए। ओके पुट के दाम कम होंगे। या फिर अगर बेचना है तो फिर 35,000 का कॉल ऑप्शन बेचें, उससे नीचे नहीं। अंडरस्टूड। वो 3:20 पे देखा जाएगा कि कहाँ बंद होते हैं, बट अदरवाइज अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड रखने में हर्ज नहीं। ओके, तो तेजी की पोजीशन होल्ड करके चलें, कोई हर्ज नहीं है वहाँ पर। कुणाल जी जल्दी से जरा विनती ऑर्गेनिक्स का चार्ट देख लीजिए, कमजोर नतीजे आए हैं, मार्जिन गिरे हैं इनके, 38.3% से गिरकर 32% आए हैं। आय में कोई बढ़त नहीं हुई है, 219 करोड़ के सामने 223 करोड़ की आय आई है। मुनाफा यहाँ पर भी 2 करोड़ की बढ़त हुई है, 62 करोड़ से 64 करोड़ रहा है। चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? देखिए चार्ट्स में कमजोरी है दीपांशु, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहीं पर सपोर्ट है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर कोई ट्रेड खास नहीं बनता है। 1195 रुपए पर सपोर्ट है, 1198 रुपए का भाव है, तो एक पुल बैक जरूर बन सकता है और उसमें हो सकता है 1215 1220 तक स्टॉक चला जाए, लेकिन कोई खास बड़ी अपसाइड भी दिखती नहीं है और कोई खास खरीदने का मौका भी मुझे दिखाई नहीं देता। ओहो, ओके। कुणाल जी एक मैसेज आया आपके लिए अभी भी ट्विटर पे, बताइए ना। एक राजेंद्र आपने भी पढ़ लिया लगता है? पढ़ लिया अनिल जी, तभी मैं एक राजेंद्र शर्मा साहब है जो कह रहे हैं, श्रीमान जी आपके बजट स्टॉक एक्सचेंज की सफलता के लिए हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, आज तो बंसल जी और कुणाल जी स्टूडियो में ही हैं, आपके बहुत सारे गिफ्ट ड्यू थे, लाए कि नहीं सर? क्या जवाब दो, मैं इन्हें क्या मुंह दिखाऊं? अनिल जी आपसे मिलने थे गिफ्ट कई सारे, आपकी पार्टियां ड्यू थी। देखिए पार्टी आप अभी तक नहीं मिली। देखिए ये राजेंद्र जी कह रहे हैं, मैं उनका सवाल रख रहा हूँ। आप नहीं, पर बंसल जी लाने वाले थे, मुझे याद है सर। हाँ, वर्क फ्रॉम होम में कई बार ऐसा कुछ याद तो आ रहा है। अनिल जी वो छोटे छोटे सिक्के ना, मेरे को बड़ी शर्म आती है कि आपकी पर्सनालिटी के सामने वो छोटे छोटे सिक्के लेके आऊं। लेके तो लाओ, मैं पर्सनालिटी छोटी कर लेता हूँ। लेकिन जब बंसल जी कुणाल जी का हमारे लिए प्यार है, वो ज़्यादा कीमती, बेशकीमती है, कीमती नहीं बेशकीमती है। आप आए इस तरह के माहौल में, ये बड़ी बात है। आज के ज़माने में कोविड के वक्त लोग घर से निकले। अच्छा, आप खुद पहली बार निकले? हमें पता होता आप निफ्टी इतनी बढ़ा देंगे हमारे आने पर, तो हम तो अनिल जी जाते ही नहीं, यहीं पे रह जाते। ना अभी भी रुको, बढ़ा देंगे, ऐसी क्या बात है। वैसे भी मैसेज आ रहे हैं कि कुणाल जी राकेश जी यहाँ बैठे तो बड़ी तेजी हो रही है, उनको रोक के रखें। चलिए, ये तो मजाक की बात है, लेकिन वाकई में जो आप आए और जो शो हुआ उसका आनंद अलग ही था। आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपर हिट के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, इंफ्रा स्टॉक्स में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और जीएमआर इंफ्रा वो काउंटर है जिसने मूव अभी दिखाने का शुरुआत कर रहा है। जीएमआर इंफ्रा में पिछले 10 से 15 दिनों में ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिला है और ये स्टॉक अब यहां से मूव दिखाने को तैयार है। ये स्टॉक वैसे तो हम नीचे में पिछले कई हफ्तों से, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए पिछले कई महीनों से 17 से 18 रुपए के आसपास से रेकमेंड कर रहे हैं और अब ये स्टॉक यहां से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। तो जीएमआर इंफ्रा अभी जस्ट इनिशियल मूव स्टार्ट हो रहा है, स्टॉक यहां से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। यहां पे सीएमपी 2490 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2350 का स्टॉक पे नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और आने वाले दिनों में 2 से 5 दिनों में स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें ऊपर में 2650 का पहला टारगेट होगा, 28 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। जीएमआर इंफ्रा में सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए भी कोई ट्रेड ले सकता है। यहाँ पे 25 रुपए का कॉल अभी 1 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इस पे खरीदारी करें। 2.5 रुपए से लेके 3 रुपए तक का मूव 25 वाले कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है और स्पॉट के हिसाब से 26.5 और 28 ये 2 टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। 23.5 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये है आपके लिए जीएमआर इंफ्रा, जहां पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। बाजार में भरपूर एक्शन है। चलते हैं नितिन जी के पास, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी बताएं सर, क्या डेटा रीडिंग बता रही है, स्ट्रैटेजी क्या है सर? देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम लोग तेजी खेलेंगे और बुल स्प्रेड बनाएंगे, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बुल स्प्रेड ले रहा हूं और थोड़ी बड़ी बुल स्प्रेड ले रहा हूं। निफ्टी में हम क्या करेंगे, 14,650 की कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे
और उसके अगेंस्ट 14,800 की कॉल ऑप्शन हम बेच देंगे। तो इस प्रोसेस में मुझे करीब 56 रुपीस का प्रीमियम लग रहा है, 56 रुपए का प्रीमियम कॉस्ट है। और स्टॉप लॉस हम 30 रुपए का रखेंगे, यानी 25 रुपए मुझे रिस्क या लॉस होने लगेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपायरी होनी चाहिए थर्सडे को वो हो सकता है 14,750 यानी 14,750 से 14,800 की तरफ हो सकती है। तो उस केस में ये जो स्प्रेड है जो आप 55-56 में खरीदेंगे, इसकी वैल्यू 120 130 इस तरीके से जा सकती है। तो टारगेट स्प्रेड का डबल होगा और स्टॉप लॉस करीब 20-25 रुपए होंगे। और ये थोड़ी सेफ स्ट्रेटजी है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो ये बुल कॉल स्प्रेड आप निफ्टी में क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मार्जिन डिप्लॉयड आपका केवल 25 से 30 हजार रुपए का आता है पर लॉट में। और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी की भी स्ट्रेटजी अनिल जी इसी टाइप की होगी। और हम बैंक निफ्टी में भी हम थोड़ी बड़ी स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं और इसमें मैं 34,200 की कॉल ऑप्शन लेकर के और 34,600 की कॉल ऑप्शन बेचूंगा। ये 400 पॉइंट की स्प्रेड है और 400 पॉइंट की स्प्रेड मुझे 155 रुपए में बन रही है। ये सस्ती बन रही है, इसलिए सस्ती बन रही है क्योंकि ऊपर के रेट में प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम स्प्रेड ट्रेड करना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो 34,200 की कॉल ऑप्शन खरीद के 34,600 की कॉल ऑप्शन बेचनी है। 160-155 में बनेगी। इसका स्टॉप लॉस 100 रुपए का होगा और टारगेट करीब 250 से 300 रुपए का होगा, यानी कि ये प्रीमियम आपको डबल हो सकते हैं और रिस्क केवल 50 से 60 रुपए प्रीमियम का रखना है। ओके, तो 2 कवर्ड कॉल्स आ रही हैं नितिन जी की तरफ से, जहां पर आपको रखनी है नजर पर। एक्शन भरपूर है और वीकली एक्सपायरी तक आप और ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स, और फिर चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। पर बिगुल सिमी जी के लिए बताएं सिमी जी। दीपांशु, कल आईजीएल में इंद्रप्रस्थ गैस इसमें एक ट्विजर्स बॉटम बन के एक रैली आया था। आज इसका कंटिन्यूएशन हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक तेज होगा। अभी 552 553 के आसपास है। 547 46 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 562 और दूसरा होगा 568। ये 2 टारगेट्स के लिए स्टॉक को खरीदने का सलाह होगा। 546 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो 562 568 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलें, ये है सिमी जी की राय। आईजीएल ये एक स्टॉक है जो अब आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है और एक्शन भरपूर इस काउंटर में भी है। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोपड़ा साहब, स्वागत है। बढ़िया एक्शन आ रहा है बजट के बाद बाजार में। ये जो तेजी आई है स्पेशली बैंक्स और फाइनेंशियल्स में, क्या इसको यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए देखते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हमने देखा एसबीआई जो 330-35 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है अभी भी इसमें 350-60 जाने का दमखम है। जो निचले स्तरों पे बैंक्स पड़े हुए हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, या मिड कैप्स में अगर हम बैंक्स देखें, बंधन बैंक जैसे, बंधन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, तो बंधन में एक तेजी देखने को मिल सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। इस प्रकार से इंडसइंड में हम थोड़ा सा अभी देखेंगे कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, मगर इंडसइंड भी इन भाव पे बुरा नहीं लगता है। तो बैंकिंग में मुझे लगता है कि थोड़ी तेजी और चलनी चाहिए और ये बैंक निफ्टी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। और अभी अनिल जी भी यही बोल रहे थे कि कहीं से मंदी नहीं लग रही है और मंदी करने वालों का जो हाल हुआ है वो तो हम सब देख ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से तेजी बनी रहेगी और बैंकों में और ज़्यादा हमें फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो बैंकों में और तेजी देखने को मिल सकती है, ये है राय इस वक्त चोपड़ा साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। और बेहद मजबूती के साथ कारोबार, हालांकि पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आखिरी मिनटों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी। एक और बेहतरीन स्टॉक टाटा मोटर्स। सिमी जी, आज सुबह सुबह आपने BTST कॉल्स के तौर पर दिया था और 295 रुपये वाला आपने टारगेट भी बड़े एग्रेसिव, तीसरा टारगेट 315 का दिया, उसके भी पार निकल कर ट्रेड करता हुआ दिखा है। बहुत ही शानदार कॉल आज आपका ये रहा। अब बताएं क्या करना है, अपडेट्स दे दें एक बार आपके जो दर्शक हैं उनके लिए। देखिए, मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स को अभी भी होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में एक बड़ा तेजी अभी भी बाकी है। मेरा ओवरऑल टारगेट 340-50 का है। स्टॉक अभी 315 के आसपास है। रिसेंटली काफी बड़ा करेक्शन गुजर के आया है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं अभी भी होल्ड करने का सजेशन दूंगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है 310 का। अपना कंफर्ट लेवल के हिसाब से ट्रेल करते रहिए। स्टॉक में मुझे लगता है कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 340 तक जाने का भी पूरा गुंजाइश है, तो मैं अभी भी होल्ड करने का ही सलाह देती हूँ। मैं करंट लेवल पर भी बुक करने का कोई एडवाइस नहीं है टाटा मोटर्स में। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर आए। पर चोपड़ा साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी चोपड़ा साहब। देखिए, टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि यहाँ से 300 नहीं, मुझे लगता है 500-600 के स्तर पे भी जा सकता है। बहुत ही अग्रेसिव टारगेट मैं बोल रहा हूँ।
दो चार कारण हैं उसके। अगर आप इंडिया का ईवी मार्केट देखें तो अभी लगभग 50 से 7% टाटा मोटर्स का है। दूसरा, यदि आप ओवरऑल JLR को और टाटा मोटर्स को मिला के देखें तो इनका क्वार्टरली सेल्स करीब 58,000 करोड़ का है। और अगर आप मारुति को देखें तो वैल्यूएशन गैप बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप मारुति विज़िबी टाटा मोटर्स देखें, अभी जो स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, मुझे लगता है उसका भी बहुत बेनिफिट टाटा मोटर्स को मिलने वाला है। और बहुत सारे पुराने ट्रक्स हैं या बहुत सारे पुराने व्हीकल्स हैं टाटास के, जो कि आई थिंक रिप्लेसमेंट भी होंगे। और अब JLR के आने की वजह से नए मॉडल्स जो लॉन्च कर रहे हैं वो ग्लोबल लेवल के डिज़ाइंस हैं। और मतलब ये एक ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा कि भारत का टेस्ला कुछ समय में हम टाटा मोटर्स को बनते हुए देखेंगे और काफ़ी कुछ सुधार इस कंपनी में देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में इसने अपना डेट भी कम किया है करीब 7,000 करोड़ से। तो ये 300 नहीं, मुझे लगता है कि अगर कोई लंबी अवधि तक इसको होल्ड करता है तो 500-600 का कंटेंडर है। इसी प्रकार से मैंने टाटा स्टील भी रिकमेंड किया था करीब 400 के स्तर पे, और अब आप सब लोग भाव देख रहे हैं। तो मैं बहुत बुलिश हूँ टाटा मोटर्स पे, पर थोड़ी लंबी अवधि के लिए ट्रेडर्स जो हैं हो सकता है कि प्रॉफिट बुक करके ऊपर नीचे थोड़ा करें, बट लॉन्ग टर्म में यदि कोई लेना चाहता है टाटा मोटर्स गिरावट में बिल्कुल लीजिए। सुपर बुलिश व्यू आ रहा है टाटा मोटर्स पर चोपड़ा साहब की तरफ से। 75 के लेवल से देखिए आज 300 के पार आपको ये काउंटर दिख रहा है। तो जबरदस्त तेजी है टाटा में, शानदार एक्शन में रही है टाटा। इसके आने वाले हैं नतीजे। एक बार वरुण के साथ जान लेते हैं कैसे रहेंगे टाटा कंज्यूमर्स के नतीजे। वरुण बताएं। डेफिनेटली देखिए, टाटा कंज्यूमर्स के नतीजे सबसे पहले तो रीस्टेटेड आएंगे, तो वहाँ आपको नज़र रखनी है, क्योंकि पिछले बार देखिए टाटा केमिकल का काफ़ी कुछ जो कारोबार था उसका मर्जर डीमर्जर जो हुआ है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके जब नतीजे आएंगे तो उसको ध्यान से देखिएगा। जो रीस्टेटेड नंबर्स है वो मैं आपको बता दूं, रेवेन्यूज़ में करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 2,490 करोड़ के आसपास से आ सकता है। एबिटा करीब 22-23% के आसपास बढ़ेगा। एबिटा मार्जिन 12.8% से बढ़ के 13.3% आएंगे, ये हमारा अनुमान है। और मुनाफे में करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 228 करोड़ के आसपास से आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, वहाँ से प्रदर्शन अच्छा रहेगा, करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। और भारतीय कारोबार से करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। जो कॉफ़ी का कारोबार है वहाँ भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलेगी। खासकर नज़र रखिए कि कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पे कंपनी कहती है कि वहाँ कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च है वो करने वाली है कंपनी, क्योंकि माना जा रहा था कि ये कंपनी जब टोटल मर्जर इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद FMCG स्पेस में काफ़ी सारे प्रोडक्ट लॉन्च ये कंपनी करेगी। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जिस पे आपको नज़र रखनी है। जहाँ तक नतीजों की बात है, ध्यान से देखिएगा, रीस्टेटेड नंबर्स देने वाले इसलिए। बिल्कुल, तो टाटा कंज्यूमर्स पर नजर रखिए। रीस्टेटेड नंबर्स आएंगे तो थोड़ा कंपैरिजन इधर उधर हो सकता है, पर नतीजे अच्छे रहेंगे ये अनुमान है। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, वागले के वंडर के लिए। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST कॉल है, सीमेंस बाय करके चले, 1820-22 के करंट भाव से बाय करके चले, 1800 के नीचे का स्टॉप लॉस 1790 का। मुझे लगता है ये 1880-1890 के लेवल्स आपको कल के दिन में मिल सकते हैं। ओके, तो 1880-1890 के टारगेट्स के लिए सीमेंस पर करके चलें खरीदारी। और कैपिटल गुड्स इंफ्रा, इस पूरे स्पेस में आज आप दमदार एक्शन आते हुए देख रहे हैं, तो सीमेंस ये स्टॉक पसंद है वागले साहब को। इसके अलावा एक और स्पेस जहां पर है दमदार एक्शन, वो है पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर। हम ऑलरेडी अच्छी तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान है। गडकरी साहब ने कहा है अगले 15 दिनों में इसको नोटिफाई हो जाना चाहिए। और साथ ही दमदार बिक्री के आंकड़े आए हैं। जहां तक जनवरी महीने का सवाल है, ज्यादातर कंपनीज के। तो कुशल से जानते हैं कि जनवरी की बिक्री कैसी रही है ऑटो सेक्टर के लिए। कुशल बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, तमाम ऑटो कंपनियों के अनुमान से बेहतर नंबर्स ही ज़्यादातर कंपनियों के आते हुए दिखे हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो मंथ ऑन मंथ आधार पर मैंने सारी कंपनियों का कंपैरिजन लिया है। और यहाँ पर मारुति जो है, हम 0.5% की गिरावट का अनुमान कर रहे थे कुल यूनिट्स में, उसके मुकाबले कंपनी ने जो है ऑलमोस्ट 0.33% बढ़कर 1,60,772 यूनिट्स रिपोर्ट की है। यही नहीं, अगर आप M&M की बात करें तो लार्जली फ्लैट रही है, यानी कि जो हमारा अनुमान था करीब 14-14.5% का, उसके मुकाबले 11-11.5% की बढ़त आई है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशंस क्लियरली M&M में भी देखने को मिले हैं, क्योंकि SUV डिमांड जो है यहाँ पर बेहतरी के संकेत दिखा रही थी। साथ ही अगर आप टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो यहाँ पर भी इनफैक्ट 4 में से 3 कंपनी जो है अनुमान से बेहतर नंबर्स यहाँ पर भी आए हैं। हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट 8.5% के उछाल के साथ 4,85,000 यूनिट्स करीबन ये बेचते हुए दिखे हैं। साथ ही बजाज ऑटो और TVS मोटर्स भी जो है ऑलमोस्ट अनुमान से दमदार नंबर्स, यानी कि 4 से 5% का अनुमान से
से ज़्यादा जो है इनकी परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही अगर आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस की भी बात करें तो यहाँ पर भी टर्न अराउंड खासकर आयशर VECV जो इनका स्पेस है वहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि 9.5% का अनुमान था हमारा मंथ ऑन मंथ बढ़ने का, उसके मुकाबले 16% का जंप आयशर मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल डिवीजन है उसने दिखाया है। और साथ साथ अगर आप टाटा मोटर्स की भी बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट इंडिकेशंस वहाँ पर है। और अंत में ट्रैक्टर लगातार यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आती हुई नजर आई है। खासकर M&M यहाँ पर काफ़ी फोकस रखना है, क्योंकि 25-26% का ही केवल हमारा जंप का अनुमान था, उसके मुकाबले 55% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ M&M के ट्रैक्टर डिवीजन ने दिखाई है। तो ओवरऑल यहाँ पर ट्रैक्टर जो है लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ जा रहा है। बिल्कुल, तो ट्रैक्टर लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और दमदार सेल्स ग्रोथ रही है ऑटो कंपनीज की इस महीने। शुक्रिया कुशल। एक और स्पेस जहां पर दमदार एक्शन है और कुछ स्टॉक्स स्पेशली जहां पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, FMCG बजट के ऐलान और FMCGs पर क्या हो सकता है इंपैक्ट, एक बार वरुण से जानते हैं। वरुण, क्या व्यू बन रहा है बाजार का इस स्पेस पर? देखिए वैसे तो बाकी बजट्स के मुकाबले अगर आप देखें तो ये बजट जो है FMCG कंपनीज के लिए नॉन इवेंट था, कोई बड़ा ऐलान नहीं आया और अच्छा है कोई बड़ा ऐलान नहीं आया, क्योंकि उसका फायदा जो है वो ITC को मिला है, क्योंकि सिगरेट पे कोई टैक्स नहीं बढ़ा है, ये सबसे बड़ी राहत की खबर थी। और इसके बाद आपने देखा लगातार 2 दिन से ITC का स्टॉक उछल भी रहा है। JP मॉर्गन ने तो इनफैक्ट अपने टारगेट भी बढ़ा दिया, 192 से बढ़ा के 225 का कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक जो खराब खबर आई है इनके लिए, वो है पाम ऑयल के ऊपर जो टैक्स है वो ओवरऑल बढ़ गया है। वैसे तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की गई है, लेकिन उसके ऊपर जो सेस लगाया गया है फिर से उसके चलते 5-5.5% के आसपास का जो ओवरऑल टैक्स आउटगो है वो बढ़ गया है और इसका इम्पैक्ट FMCG कंपनीज पे होगा। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि HUL और गोदरेज कंज्यूमर्स, क्योंकि सोप में यूज़ होता है पाम ऑयल, तो उसके चलते सोप की कीमत जो है वो बढ़ सकती है, या तो फिर इन कंपनी को मार्जिन पे हिट लेना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा ऐलान FMCG कंपनीज को जिससे फ़ायदा हो ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा फिलिप कैपिटल का कहना है कि M&M की जो गुडविल को डेप्रिशिएबल एसेट मानने की पहले प्रथा थी, उसको कहीं ना कहीं अब माना गया कि इसको नहीं माना जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट HUL पे होगा, क्योंकि हाल ही में GSK का इन्होंने अधिग्रहण किया था, तो जो फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा नॉन यार्न और फाइबर की जो ड्यूटी है 7.5% से कम करके 5% की गई। फिलिप कैपिटल का कहना है कि इसका फ़ायदा दरअसल कोलगेट को मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट, यहाँ पे एक फ़ायदा आया है और वो ये है कि गोल्ड और सिल्वर की जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया है। अगर सेस को जोड़ा जाए तो भी एक्साइज ड्यूटी जो ओवरऑल ड्यूटी थी 2.5% के आसपास की कमी की गई है, तो इसका फ़ायदा कुछ हद तक जो टाइटन जैसी कंपनीज है उनको होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई बड़ा इवेंट नहीं था, इसके लिए ITC को फ़ायदा हुआ और गोल्ड कंपनीज यहाँ पे भरपूर फ़ायदा हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए बजट और कंजम्पशन स्पेस पर उसका इम्पैक्ट। शुक्रिया वरुण। एक कॉल सिमी जी की तरफ से आ रही है, बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप। बताएं सिमी जी। दीपांशु, सीमेंट स्टॉक्स में सचमुच आग लग गया है। एक नया स्टॉक प्रिज्म जॉनसन, जिसको मुझे लगता है कि एक अच्छा सा तेजी इसमें देखने को मिल रहा है, आज भी 8% आप है और मुझे लगता है कि करंट लेवल से 10-15% का मुनाफा मिल सकता है। 98-99 के पास वापस से खरीदने का सलाह होगा। 93 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए कहेंगे। पहला टारगेट होगा 108 और दूसरा होगा 115। ये 2 टारगेट्स के लिए प्रिज्म जॉनसन को खरीदने का सलाह होगा। ओके, तो प्रिज्म जॉनसन को खरीद कर चलें, ये है आपके लिए सिमी जी की तरफ से राय। सीमेंट स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है और जैसे कि अनिल जी हमें लगातार बता रहे थे, इस स्पेस पर रखनी है नज़र रखें। टायर स्पेस पर एक बार फिर से दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है और अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी बनती हुई दिखी है और वागले साहब के दोनों फेवरेट्स हैं। वागले साहब, नतीजों से पहले अपोलो टायर्स बज़ कर रहा है और साथ ही बालकृष्ण में भी एक्शन आया। ट्रेड बेटर किस पर पड़ेगा सर? दीपांशु, बालकृष्ण थोड़ा सा इलिक्विड है, तो वो लिहाज से मैं अपोलो टायर्स को चूज करूंगा। मुझे लगता है 240 तक के जाना चाहिए। यहाँ से भी एक 4 से 5% की प्री रिजल्ट मूव मुझे दिखाई देती है। 240 अगर क्रॉस करता है फिर 250-255 तक भी जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय अपोलो टायर पर। आइए अगला बिल्कुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुराद का। बताएं नितिन जी। देखिए जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज हम लेंगे, अभी 1900 के आसपास है
और इसको खरीदना चाहिए। आज ये नेगेटिव था 1%, बट अभी आधे % पॉजिटिव हो गया है और इसमें 5% का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में ऐड हुआ है। और ये जब नेगेटिव था 1%, उस समय ये सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब नीचे डिप पे था तो एक्यूमुलेशन हुई है, इसलिए ये वापस आधे % पॉजिटिव अभी आ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 दिनों में रिलायंस में मूवमेंट होनी चाहिए और डिप पे कोई कहीं ना कहीं बाइंग हुई है, ये ओपन इंटरेस्ट मुझे इंडिकेट कर रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1960 1970 इसमें आ सकता है, क्योंकि यहाँ से रैली बनेगी। तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी चल चुकी है, अगर निफ्टी में मूवमेंट बनेगी तो रिलायंस इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री जिसके टारगेट 1960-70 होंगे, स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए 1870 का और टारगेट करीब रखना चाहिए 1960-1970 रुपए का। आप स्पोर्ट के बता रहे हैं, राइट, कैश लेवल से? जी अनिल जी, मैं कैश लेवल से बता रहा हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पर राय है यहाँ पर रिलायंस में खरीदारी करने की। रिलायंस की खरीदारी की राय देकर आप बहुत लोगों को रिलीफ दे रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सब लोगों का नितिन जी सोचना ही है कि सब चल गया, ये नहीं चला, ये कब चलेगा। तो रिलायंस पर क्या व्यू रखते हैं चोपड़ा साहब, जरा आप भी बताइए सर। 1900 रुपये के आसपास। देखिए, मैं अभी बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं अगर आप मुझसे पूछे। देखिए, ट्रेडर्स व्यू मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है अनिल जी, आप मुझे बहुत बरसों से जानते हैं। मगर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू में मुझे थोड़ा सा अभी इसमें कंफर्ट नहीं है। संभावना है कि थोड़ा सा नीचे मिले। इतनी तेज रैली में भी रिलायंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये भी अपने आप में एक सवाल है और हो सकता है कि थोड़े निचले स्तर फिर देखने को मिले। तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं अभी लॉन्ग पोजीशंस के लिए, क्योंकि बाकी बहुत कुछ दिख रहा है अच्छा, जो कि अच्छा कर सकते हैं स्टॉक्स। अगर आप कहें तो मैं कुछ स्टॉक्स रिकमेंड भी करना चाहूँगा। तो अभी फिलहाल रिलायंस से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सर। ओके, फिलहाल रिलायंस में खरीदारी न करें, इंतजार करें। लेकिन दीप देखिए, एग्जैक्टली अहम सपोर्ट लेवल के आसपास 34,000-34,100 की रेंज से निफ्टी, बैंक निफ्टी घूमा है और 14,605 के आसपास से निफ्टी घूमा है। तो बिल्कुल पहले सपोर्ट लेवल के वहीं से घूमकर वापस ऊपर की तरफ आने की तैयारी होती दिख रही है। अगला बिगुल हिमांशु जी के लिए BTST का। बताएं सर। अनिल जी, कैश स्टॉक एक रडार पर आया है और स्टॉक का नाम है CCL लिमिटेड। मुझे लगता है कि स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी सपोर्ट जोन के पास आ चुका है और यहां से फिर से एक बार बड़ी तेजी के लिए तैयार है। करंट भाव 245-246 रुपए के आसपास, रिस्क रिवॉर्ड बेहद ही फेवरेबल है, ना केवल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बल्कि इन्वेस्टमेंट डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल दिखता है। तो CCL लिमिटेड में यहाँ पर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट 262 और उसके बाद 280 रुपए तक के टारगेट CCL प्रोडक्ट्स में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 240 रुपए के नीचे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। प्रोडक्ट्स कैश स्टॉक्स में आज जबरदस्त एक्शन है। सुबह से भी हम देख रहे हैं काफी कैश स्टॉक्स की कॉल्स आई हैं और अब CCL प्रोडक्ट्स पर आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। इस बीच रिलायंस में सडनली 10 रुपए का आपने जंप आते हुए देखा है, नितिन जी ने कॉल दी, उसके बाद हमने देखा है कि एक्शन थोड़ा और बड़ा है इस स्टॉक में। तो रिलायंस का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। वोडाफोन आइडिया पर नजर रखिए, थोड़ी देर पहले वहां पर खरीदारी आई थी और भारती एयरटेल जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, वहां पर भी आप थोड़ा एक्शन देख रहे हैं। तो टेलीकॉम स्पेस में अगर आप रिलायंस को भी जोड़ लें तो टेलीकॉम स्टॉक्स पर एक्शन आ रहा है। टाटा केमिकल्स यहां पर एक अच्छी मूव बनती हुई दिख रही है। सिमी जी जरा टाटा केमिकल्स का चार्ट देखें, 5% ऊपर है, पिछले कुछ मिनटों में अच्छी खरीदारी आई है। कुल खरीद कर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी इस रैली में पार्टिसिपेट करेगा। करंट लेवल से भी खरीदने का सलाह होगा। 518 के आसपास है, 540 545 का मिनिमम टारगेट्स है। 510 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जिनका डिलीवरी का पोजीशन है, जो अभी खरीद रहा है, उनके लिए 510 का जो डिलीवरी होल्ड कर रहा है, उनके लिए 495 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह होगा। मेरा जो टारगेट है 545 का है। उसके बाद ये स्टॉक और नया तेजी दिखा सकता है। बेहद स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स पर खरीदारी की राय। आइए एक स्पेस और जहां पर सुबह से जबरदस्त एक्शन है। अभी थोड़े पहले वागले साहब ने भी सीमेंस पर खरीदारी की राय दी थी। पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, इकोनॉमी से जुड़े जो स्पेसेस हैं, पावर, वहां पर आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। क्या है कुछ ऐसे ट्रिगर्स जो बजट से निकल कर आए हैं जिसकी वजह से आने वाला समय अच्छे हो सकता है इस स्पेस के लिए? जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं।
बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर पूरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और इसके लिए उन्होंने जो FY22 का जो कैपेक्स है उसको 35% बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ कर दिया है। तो अपने आप में ये काफ़ी जो है इन्होंने बढ़िया स्टेप लिया है। साथ ही अगर आप देखें तो GDP में जो कैपेक्स का हिस्सा है वो 1.9% से बढ़कर 2.5% अब हो गया है और सभी सेक्टर्स में जो है कैपेक्स के लिए आवंटन किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स की अगर बात करूँ तो रोड के लिए स्पेसिफिकली सड़कें बनाने के लिए इन्होंने रिकॉर्ड 1.18 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जिसके तहत 8,500 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर दिए जाएंगे। यही नहीं, अगर आप मेट्रो प्रोजेक्ट्स की भी बात करें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 2.5 गुना का उछाल हुआ है इनकी जो एलोकेशंस जो सालाना आधार पर होते हैं। साथ ही जो जल परियोजनाएं हैं उसमें भी आवंटन जो है ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है और साथ ही जो पावर सेक्टर है उनके लिए आवंटन में 41% का दमदार उछाल आया है। तो यहाँ पर अगर आप अक्रॉस सेगमेंट्स देखेंगे तो शानदार उछाल जो है कैपेक्स में आता हुआ नजर आ रहा है। और रेलवेज के लिए भी 2023 तक इनका जो लक्ष्य है सरकार का 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन करने का है। तो कहीं ना कहीं इन सारे ये जो आवंटन किए गए हैं और जो कैपेक्स का इन्होंने FY22 के लिए बजट बढ़ाया है अपना 35% पर, वो डेफिनेटली जो है आगे के लिए जितने सारे कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स हैं वहां पर दमदार बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स स्पेस जहां पर आज तो आग लगी हुई है। चोपड़ा साहब, बजट से तो काफी सारे खबरें आई इस स्पेस के लिए और जिस तरह से कुशल भी बता रहे थे, लगभग सभी सब ग्रुप्स में हमने देखे तो जो एलोकेशन है वो काफी बड़े अमाउंट से बढ़ा दिया गया है। तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कहां से स्टॉक्स ढूंढे इस स्पेस में जो अच्छे लग सकते हैं? देखिए, मैं अभी से नहीं पिछले 2 महीने से कह रहा था कि बजट का एक बहुत बड़ा आउटले इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ होगा। उसका रीजन ये था कि जिस प्रकार की बेरोजगारी हुई है कोविड की वजह से, तो बेरोजगारी खत्म करने का या कम करने का एक तरीका इंफ्रास्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना है, और जो कि सरकार ने राइटफुली किया और अच्छा खासा आउटले दिया है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो मेट्रो रेल हो, चाहे वो शहरों का निर्माण हो, गांव तक चीज़ें पहुंचानी हो। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें सीमेंट खास करके और मेटल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रैमको सीमेंट में रिकमेंड करना चाहूँगा इस स्तर पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा पावर ग्रिड भी एक कंपनी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं एक इंफ्रा स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है। और अगर आप एक और कंपनी है एस्कॉट्स, जो केवल ट्रैक्टर्स की तरह से ना देखें, मगर जब भी कोई भी सड़कें बनती हैं, कोई भी निर्माण कार्य होता है तो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंफ्रा स्पेस से जुड़ी हुई हैं और एस्कॉट्स चार्ट्स पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि जो अच्छी सीमेंट कंपनीज हैं, हाइडेलबर्ग है, प्रिज्म सीमेंट, सिमी मैडम ने अभी बोला, हाइडेलबर्ग सीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, रैमको सीमेंट बहुत अच्छा लगता है, इवन ACC भी काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप अग्रणी कंपनी में रहना चाहते हैं, टॉप रैंक कंपनी में रहना चाहते हैं। तो सीमेंट, स्टील और मुझे लगता है कि जो एलाइड एग्री मशीनरी या जो इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज है, L&T है, ऐसी कंपनीज में आप रहें और मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल बहुत ही अच्छे रहेंगे इन कंपनीज के लिए। और श्री सीमेंट में जो हुआ हम सब ने देखा, तो मैं बहुत खास करके इंफ्रा और इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर्स पर बहुत बुलिश हूँ, जिसमें सीमेंट और स्टील भी इंक्लूडेड है। ओके, और इसी के साथ एक और स्टॉक फिर से रडार पर, रिलायंस 1930। बात करते करते 25 से 30 रुपए का बड़ा मूव आया नितिन जी के कवर करने के तुरंत बाद ही। नितिन जी, जबरदस्त एकदम टाइमली जो आपने पकड़ा है रिलायंस को, और 25 से 30 रुपए ऐसे 1900 रुपए में आपने बोला, बात करते करते 1905-6 हुआ और 1930 का हाई बनाया है 1931 रुपए 65 पैसे स्पॉट लेवल्स। और इस पे स्पेसिफिकली इसलिए मैंने पूछा भी कि आप रिलायंस पे लेवल्स जो दे रहे हैं वो स्पॉट दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मूव आया है डे ट्रेडर्स के लिए। 30 रुपए 3, 4, 5 मिनट में कम नहीं होते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इंट्राडे के लिए किया है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट प्रॉफिट बुक करने के लिए भी 3.20, 3.25 तक रुकना चाहिए। हो सकता है यहाँ से 10 रुपए और बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम है इसमें बाइंग जरूर आज हुई है। और मुझे लग रहा है कि अगर हम BTST करके भी जाएं तो कोई बुरा आइडिया नहीं होगा रिलायंस में, क्योंकि लास्ट में जो बाइंग कभी भी किसी स्टॉक में और बड़े स्टॉक्स में अगर लास्ट में बाइंग होती है, लास्ट के 15-20 मिनट में, तो वो पॉजिटिव ओपनिंग के लिए इंडिकेट करता है। तो अगर इंट्राडे ट्रेडर है आप, तो प्रॉफिट बुक आपको 3.20, 3.25 तक करना चाहिए। हो सकता है 1940 का भी भाव आपको मिल जाए। और अगर आप थोड़ा नीचे की बाइंग, आप इसको कैरी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कैरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 1960, 1970 का रेट मुझे लग रहा है परसों तक मिलना चाहिए। ओके, तो परसों तक 1970 की तरफ जा रहा है। यहाँ से 40-50 रुपए और बढ़ने की क्षमता रखता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और बाजार का मूवमेंट भी आप देख रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा
हल्का सा हल्का हुआ है ऊपरी स्तरों पर, थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, बट निफ्टी अभी भी 350 अंक ऊपर होल्ड कर रहा है और रिलायंस के एक बहुत अहम रोल आ रहा है। साथ ही डीएलएफ में आई है खरीदारी। और हिमांशु जी जरा डीएलएफ का चार्ट देखें, अब 300 की तरफ नजर बना ली है डीएलएफ में, थोड़ी देर पहले खरीदारी आई है। कोई ट्रेड बन रहा है बीटीएसटी का? पंचू, मैं कहूंगा कि यहाँ पर करंट लेवल्स पर स्टॉक को खरीदारी करके चला जा सकता है। बेहद ही छोटा सा स्टॉप लॉस 288 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ डीएलएफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय रहेगी। पहला टारगेट 300 रुपए का रहेगा। मुझे लगता है कि 300 रुपए का एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है स्टॉक के लिए। 300 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करना शुरू होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 320 से 325 रुपए तक के जो पेंडिंग टारगेट्स हैं डीएलएफ में, वो इसी महीने में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल्स के बीटीएसटी किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए डीएलएफ पर खरीदारी की राय, जहां पर आप एक्शन देख रहे हैं। एक्साइड यहाँ पर भी मूवमेंट आया और कल बजट के बाद इस स्टॉक के बारे में भी बात हो रही थी, क्योंकि इनका भी एक इंश्योरेंस कारोबार है। देखते हैं एक्साइड पर मूवमेंट होता है कि नहीं। सिमी जी, फिलहाल एक्साइड बीटीएसटी के लिए कुछ ट्रेड दिख रहा है यहाँ पर? एक्साइड दीपांशु चार्ट पर तो अच्छा ही स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मुझे लगता है कि 210 के लिए चेस किया जा सकता है। करंटली मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस 197 के आसपास लगा के इसको इसमें लॉन्ग पोजीशन लेके देखा जा सकता है। 207 का पहला टारगेट और 202 का दूसरा टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए एक्साइड पर खरीदारी की राय इस समय। मूवमेंट इस पर भी अच्छा दिख रहा है। एस्कॉट्स, जहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, वागले साहब की कॉल थी, थोड़ी और फ्रेश खरीदारी आप आते हुए देख रहे हैं। तो एस्कॉट्स एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। मूवमेंट वहाँ पर भरपूर होते हुए दिख रहा है। अशोक लेलैंड सुबह से बज़ कर रहा है, अब फिर से एक फ्रेश मूव आ रही है। 132 के पार ये काउंटर भी जाते हुए दिख रहा है। ओएनजीसी यहाँ पर थोड़ी मूव आ रही है। सुमित जी, यूजुअली इतनी बड़ी मूव्स नहीं आती हैं ओएनजीसी में। फिलहाल निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई है। क्या सिर्फ एक ट्रेड का मौका बनता है ओएनजीसी में, या अवॉइड करना चाहिए इस समय? बाय करना चाहिए दीपांशु। स्टॉक पिछले 10-11 दिनों के बाद आज दूसरा दिन है जब ये लोअर लेवल से बाउंस बैक के संकेत दे रहा है। तो ये जस्ट अभी बाउंस बैक है। बाउंस बैक कंफर्म हो जाएगा जब एक बार ये 95 का लेवल ऊपर में तोड़ेगा, 95 का लेवल ऊपर में तोड़ेगा, तो स्टॉक के अंदर फिर 100 रुपए से लेके 105 रुपए तक का मूव ओएनजीसी में देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने बाय करके रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, 88 के स्टॉप लॉस से फ्रेश खरीदारी करें। 95 के ऊपर 100 रुपए से लेके 105 रुपए तक का मूव जल्दी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ओएनजीसी जहां पर आपको रखनी है नज़र इस समय। आइए एक और स्पेस जहां पर नज़र रखनी है। एक्साइड की हमने बात करी, इनका इंश्योरेंस कारोबार है। पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कल बजट में अच्छी खबर रही थी, पर कुछ खबरें और भी हैं जिसकी तरफ आपको फोकस करना चाहिए। एफडीआई की नहीं, और भी खबरें थी इंश्योरेंस को लेकर। तो वरुण से जानते हैं कि एग्जैक्टली और क्या क्या आया है और बाजार का क्या व्यू बन रहा है इंश्योरेंस को लेकर। वरुण। डेफिनेटली दीप, आपने एफडीआई की खबर बताई, तो ये तो हम पहले ही बता चुके थे कि एफडीआई आने वाला है, तो वो बढ़ गया है 49% से 74%। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस का थोड़ा मत यहाँ पे अलग है। यहाँ सीएलएसए का कहना है कि एफडीआई की जो इंश्योरेंस कंपनी पे जो वेटेज है उस पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, ऐसा सीएलएसए का कहना है। हालांकि इनका मानना है कि एचडीएफसी यही एक कंपनी एचडीएफसी लाइफ जहां पे बदलाव आ सकता है, बाकी किसी कंपनी में कोई बड़ा बदलाव वेटेज में नहीं आएगा, एटलीस्ट ये इनका कहना है इस एफडीआई लिमिट बढ़ने से भी। दूसरा, दो यूलिप की बात जो हुई है कि 2.5 लाख से अधिक के प्रीमियम पर आने वाले जो रिटर्न्स है उनके ऊपर जो टैक्स है अब वो लगेगा, और ये टैक्स जो है वो करीब 10% के आसपास लगने वाला है। और ये जो नए नियम है वो 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। अगर 2.5 लाख के नीचे है उसके जो रिटर्न्स है उसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है। इसमें काफ़ी सारे एक्सेम्पशंस भी किए गए हैं, लेकिन जो मोटा मोटी बात यह है कि 2.5 लाख के ऊपर अगर आप प्रीमियम भरते हो और उसके ऊपर जो रिटर्न्स आता है उसके ऊपर 10% के आसपास का टैक्स लगेगा। तो इस पे ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि वैसे तो ज़्यादातर लोगों के लिए खराब है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इस कंपनी के लिए ज़्यादा खराब है, क्योंकि यूलिप से इस कंपनी की करीब 48% के आसपास का हिस्सा है। तो इसके लिए ये कंपनी एक है जिसके लिए खराब हो सकता है, ये सीएलएसए का कहना है। तो ये यूलिप वाली खबर है वो थोड़ी खराब है। ओके, बिल्कुल यूलिप वाला इंश्योरेंस कंपनियों के लिए खराब है, क्योंकि 2.5 लाख से रुपए की ज़्यादा की अगर साल की प्रीमियम है तो उस पर वो रिटर्न्स कम हो जाएंगे। हाँ। टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे। हाँ। तो जाहिर सी बात है फिर काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो, और यूलिप वाले प्रोडक्ट को बेचे इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट के तौर पर ही बेचा जाता था। तो इसलिए अब होगा ये कि ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में हमेशा जो लड़ाई झगड़ा चलता था
कि इंश्योरेंस कंपनी को फायदा मिलता है, तो वो अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। फिर ये एएमसीज के लिए अच्छी बात है क्या? हाँ बिल्कुल है, उनके लिए अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और अच्छी बात भी है उनके लिए, ये जो आप वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में एम्प्लॉइज का, वो भी 2.5 लाख से ज़्यादा अगर है तो फिर आपको उस पर वो टैक्स, जो ब्याज पे जो टैक्स नहीं लगता है वो छूट नहीं मिलेगी। 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पे भी मिलेगी, तो वो इनडायरेक्ट है कि अब अगर आपको 2.5 लाख तक की छूट मिलती तो आप 2.5 लाख से ज़्यादा क्यों डालोगे? फिर आप वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेंगे या खर्चा करेंगे, तो हाँ, तो वो वाला हाल है। तो वो दो चीज़ें म्यूचुअल फंड के लिए इनडायरेक्टली अच्छी हुई है, जिसमें ये दोनों है बजट में। आइए इस बीच तैयार है हिमांशु गुप्ता उनके BTST कॉल के साथ। बताएं हिमांशु। अनिल जी, यहाँ पर 2 स्टॉक्स हैं मेरे रडार पर BTST के तौर पर। पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। पहली बार सितंबर 2018 के बाद स्टॉक 128 रुपए का जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसके ऊपर यहाँ पर आज क्लोजिंग दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन यहाँ पर देखने को मिला है और मुझे लगता है कि 130 रुपए पर जो कॉल राइटर यहाँ पर है वो मुझे लगता है कि ट्रैप हो चुका है। यहाँ पर अशोक लेलैंड में BTST की खरीदारी की राय रहेगी। 140 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 129 रुपए का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अनिल जी, एक और स्टॉक जो मुझे लगता है कि काफी दिनों की यहाँ पर गिरावट के बाद अब यहाँ पर कुछ रिकवरी दिखाता हुआ नजर आएगा, वो स्टॉक है बायोकॉन। स्टॉक ने एक अच्छा जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 386, 388, उस जोन के ऊपर निकलकर आज एक अच्छी क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। तो बायोकॉन में भी यहाँ पर खरीदारी करके चलें BTST के तौर पर। 400 से 404 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 385 के नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जा सकता है। ओके, तो चलिए ये दोनों हैं स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करनी है इस वक्त। एक तो है अशोक लेलैंड और दूसरा है बायोकॉन। बायोकॉन क्या एक बार बायोकॉन के टारगेट्स ओके आ चुके हैं। 385 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। 400 और 404 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। ये है राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती है। ओके, अब बढ़ते आगे और जय तैयार है अपने कैश के ऑप्शन के साथ। जय के लिए भी गुल। बताएं जय। जी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, सुबह हमने जो कॉल ऑप्शन दिया था उसमें तो अच्छा प्रॉफिट में हमने एग्जिट करवाया था। अभी मैं जो ऑप्शन दे रहा हूँ वो है 14,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी पर। अनिल जी, जो हिसाब से रिकवरी आई है मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी लॉन्ग पोजीशंस में ही रहना चाहिए। 131 के आसपास मिल रहा है। 14,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन थर्सडे की एक्सपायरी का, इसको 131 पे लेना है अनिल जी। नीचे में जो स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना है दैट वुड बी 77 एंड फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बनकर आ रहा है अनिल जी दैट इज 174। सेकंड टारगेट बन रहा है 191। तो ये 2 टारगेट्स के लिए खरीद कर चल सकते हैं। अभी भी मेरा व्यू शॉर्ट टर्म बायस इंटैक्ट है कि 14,850 900 तक के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी में 14,600 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। 131 में खरीदे। 77 का स्टॉप लॉस। जो बात दीप हम कर रहे थे कि देखिए 14,600 नहीं तोड़ेगा। एक बार 14,600 के नजदीक पहुंचा और वहीं से बिल्कुल रिवर्स हुआ है और 34,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होगा। 34,000 के नजदीक से वापस 300 पॉइंट मिल गए। तो आपको आधे पौन घंटे में ही निचले सम से 200 पॉइंट कम से कम बैंक निफ्टी में, 50 पॉइंट निफ्टी में मिल चुके हैं। आपने क्लियरली कहा था डिप आएगा तो लेना ही चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और वही एग्जैक्टली वही ट्रेंड बाजार में इस वक्त दिख भी रहा है। बहुत ही बेहतरीन। तो 3-20 की स्ट्रेटजी कर लीजिए। बिल्कुल सर, फाइनल स्ट्रेटजी लेते हैं अनिल जी की। बिल्कुल सर, कोई बदलाव नहीं है ग्लोबल क्यूज में। 250 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक में और थोड़ी खरीदारी है। ये 1% ऊपर। यूरोप के बाजार अब 2% की तेजी दिखा रहे हैं, तो थोड़ा और एक्शन बढ़ा है और पॉजिटिविटी है सर। बिल्कुल, तो सब तरफ से अच्छे संकेत है। दीप अपनी तेजी की पोजीशन को बनाए रखें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जी सर, संकेत सारे बेहतर हैं। अब ऐसे संकेतों में आप तेजी की पोजीशन की रिस्क लेकर नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? एग्जैक्टली। तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। ऐड भी कर सकते हैं। जो अभी जय ने बताया, जैसे 14,600 का आप कॉल ऑप्शन ले लीजिए। बैंक निफ्टी पे आपको लेना है 34,500 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। खरीदारी रखनी चाहिए। कोई लॉन्ग्स पे हेज करना है सर? जरूरत नहीं। ऑप्शंस ले रहे हैं तो हेज करने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा अगर फ्यूचर्स हैं तो आप हेज करें, अदरवाइज तो हेज करने की जरूरत भी नहीं है। इतनी सी रिस्क तो आपको लेनी होगी। बिल्कुल, तो रिस्क लेकर चले, कोई परेशानी की बात नहीं है। जबरदस्त एक्शन इस समय आपको बाजार में दिख रहा है और इसलिए आप एक्शन को और देख रहे हैं कि
डिप आया और डिप पर फिर से खरीदारी के मौके मिले और बाजार डेज हाई पर वापस आने की कोशिश कर रहा है। डीएलएफ में फ्रेश खरीदारी हुई है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। एलएनटी में फ्रेश खरीदारी होती हुई दिख रही है। गेल में थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है, वहां पर अच्छा एक्शन बना है। और कैडला ये अभी थोड़ी देर पहले एक बढ़िया स्पाइक दिखा रहे हैं, तो इस स्टॉक पर भी आप रखें नजर। बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताया जाए। जी दीपांशु, कोटक बैंक मुझे पसंद है। इनफैक्ट कल ये मैंने बजट डे पर भी दिया था, लॉन्ग साइड पर उसके सारे टारगेट्स अचीव हुए। मुझे अभी ये कॉल फ्रंट पर देने को लग रहा है वापस से, तो इसका 1860 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। जस्ट अभी ये इन द मनी हुआ है, तो इसको खरीद कर चलना है। करीब 67 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है दीपांशु, इसको लेकर चले। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक में जो हिसाब से बैंक निफ्टी में एक नए हाई बने, एक अच्छी रैली आई है, उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक में भी प्रीवियस हाईज निकलेंगे यही सीरीज में, फेब सीरीज में। कोटक बैंक में भी फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई बनेगा दीप। और उसका प्रीवियस हाईज अगर मैं बताऊँ आपको तो 2000 के ऊपर था, अभी तो 1860 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लगभग 150 प्लस पॉइंट की हमें तेजी देखने मिलेगी कोटक में, विच इज नियरली अराउंड 10%। तो ये जो 67 के आसपास हमने कॉल ऑप्शन लिया है, उसके शॉर्ट टर्म अगर आपको मैं टारगेट्स बताऊं तो ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट बनकर आ रहा है वो 84 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 96 का। 84, 96 ये दो टारगेट्स के लिए आप कोटक बैंक के 1860 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो है 58 पर। ओके, 1860 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 58 रुपये का स्टॉप लॉस, 84 और 96, 84 और 96 ये दो होंगे आपके टारगेट, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। इस बीच बाजार फिर से मजबूत होकर 34,300 के ऊपर निकलता हुआ बैंक निफ्टी और 14,665 के आसपास आता हुआ निफ्टी, तो बेहतरीन खरीदारी फिर से होती दिख रही है। आखिरी मिनटों में और तेज दौड़ लगाते हैं। बिल्कुल सर। और कोटक बैंक का पार्टिसिपेशन जैसे जय कह रहे हैं वो आ रहा है, तो वो बाजार को सहारा दे रहा है। रिलायंस मूव कर रहा है, एलएनटी मूव कर रहा है, तो बाजार में तेजी का माहौल और बनते हुए दिख रहा है। आज बैन से बेनिफिट है नहीं, क्योंकि कोई नई एंट्री होने की तैयारी है नहीं, और सेल एकमात्र बैन में है जो बाहर निकलेगा नहीं। हालांकि आज ओपन इंटरेस्ट 10% घटा जरूर है, लेकिन ये बैन से बाहर निकलने वाला है नहीं। 3-3.5% स्टॉक नीचे आज टॉप लूजर है वायदा कारोबार में, लेकिन फिर भी ये बैन में बना रहेगा। और यही वजह कि आप देख रहे हैं। अच्छा, आज इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक ही कमज़ोर हैं। ICICI प्रू, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, जो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जो नियम आए उसकी वजह से जो अभी हम बात कर रहे थे। टाटा मोटर्स 15% का दूसरा सर्किट लग चुका है। क्या गजब की रफ्तार टाटा मोटर्स की आती हुई दिख रही है। ये आपके लिए इस वक्त बड़ा अपडेट 323.50। DVR 20% की तरफ जाने की तैयारी। टाटा DVR, हाँ, एक बार उसको भी अरे आज मिस कैसे हो गया सुमित जी? टाटा DVR 20% बढ़ रहा है तो। अनिल जी मिस नहीं हुआ है, सुबह डिस्कशन हो चुका था। बस ये है कि प्रॉपर कॉल नहीं दिया स्टॉप लॉस के साथ, बाकी डिस्कशन हो चुका है। स्टॉक के अंदर क्लास ब्रेकआउट है और टाटा मोटर DVR अभी और ऊपर का मूव दिखाएगा। परफेक्ट। तो चलिए ये है आपके लिए टाटा मोटर्स के DVR में पूरा एक्शन 17-18% गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सर। टाटा मोटर्स DVR पर रखें नजर, टाटा मोटर्स पर रखें नजर। जबरदस्त तेजी में रहा है ये स्टॉक। अशोक लेलैंड एक और स्टॉक जहां पर अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु जी की तरफ से भी कॉल आया था, ये 10% की सर्किट की तरफ मूव कर रहा है। टीवीएस मोटर्स में भी बढ़िया तेजी है। तो ऑटोज, जैसा आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि आज शायद ऑटोज का दिन हो सकता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में तो दूसरे दिन तेजी आई ही, साथ ही ऑटोज में भी आपने अच्छी तेजी आती हुई देखी। इस बीच सुमित जी, इन्फो एज पर खरीदारी आई है, 6% की तेजी है। इन्फो एज पर एक कॉल सर। दीपांशु, इसके अंदर भी तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में वापस से लोअर लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो ये बाउंस बैक एक्सटेंड होगा और 5000 प्लस के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बाय पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 4740 का सपोर्ट है, ऊपर में 5000 और फिर 5100 के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फो एज पर खरीदारी की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। दमदार एक्शन रहा है आज बाजार में। एक बार जल्दी से आपको रिकैप करके बता देते हैं कि किस तरह का मूव आपको आते हुए दिखा। टाटा मोटर्स जिसकी हम बात कर रहे थे, सर्किट खुलने के बाद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तेजी बनी हुई है। 17% का उछाल आप टाटा मोटर्स में देख रहे हैं। देखते हैं अगर अगले 2 मिनट में आपको ये 20% तक भी जाते हुए दिखता है कि नहीं। बट टाटा मोटर्स आज का बिग विनर रहा है और आज यहाँ पर कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। टाटा मोटर्स DVR में भी अच्छी एक्शन रही है। अनिल जी ने सुबह कहा था PSU बैंक्स और सीमेंट, वहां पर रखिए नजर। श्री सीमेंट सेकंड बिगेस्ट गेनर, 7.5% की तेजी। SBI थर्ड बिगेस्ट गेनर,
7% की तेजी वहां पर भी आपको आती हुई दिखी है। इसके अलावा अल्ट्राटेक, ग्रासिम, यहां पर भी आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। मूव बढ़िया रहा है पूरे के पूरे बैंकिंग स्पेस के लिए। HDFC बैंक पर नजर रखिए, अच्छी तेजी वहां पर बनी है, 5.5% और बाजार को सहारा दिया है इसने। L&T, कोटक बैंक, HCL टेक, HDFC लिमिटेड, इन सभी स्टॉक्स ने आपको बढ़िया सहारा दिया है इस बाजार में। तो एक्शन यहां पर आते हुए भरपूर दिखा है। 6 निफ्टी स्टॉक्स जो नेगेटिव फ्लोज कर रहे हैं। इंश्योरेंस स्पेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, HDFC लाइफ टॉप लूजर रहा 2.5% की गिरावट के साथ ही SBI लाइफ पर वीकनेस रही। ब्रिटानिया, HUL, टाइटन, यहां पर आपने हल्की सी गिरावट आती हुई देखी है। वायदा कारोबार की बात करें तो अगेन टाटा मोटर्स के अलावा अशोक लेलैंड बढ़िया उछाल, TVS मोटर्स जबरदस्त तेजी, अपोलो टायर्स कल नतीजों से पहले अच्छा एक्शन, एस्कॉट्स यहां पर नतीजे आए हैं दमदार और साथ ही बिक्री के आंकड़े भी अच्छे रहे हैं, 6% का उछाल इसमें देखा है। भारत फोर्ज पर अच्छी खरीदारी रही है, 650 के पार जाते हुए दिखाए। सीमेंट स्टॉक्स अंबुजा, ACC, रैमको, श्री सीमेंट, सभी स्टॉक्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। सीमेंस 7% की तेजी आज इस काउंटर में आती हुई। पीरामल एंटरप्राइजेस 6% ऊपर 1500 के पार क्लोज होते दिखाए। M&M फाइनेंशियल्स यहां पर खरीदारी रही। गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, टाटा पावर, वोल्टास, लुपिन, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, अक्रॉस सेक्टर्स आज आपने खरीदारी आती हुई देखी है और जबरदस्त एक्शन रहा। वायदा कारोबार के बैंड में सेल बना रहेगा, 4.5% नीचे क्लोज हो रहा है। हीरो मोटो थोड़ी मुनाफा वसूली यहां पर आई, हल्की सी गिरावट। टाइटन थोड़ी गिरावट यहां पर। गोदरेज कंज्यूमर, SRF एकदम सपाट बंद होते हुए दिखा। बट कल अनिल जी 2700 पॉइंट्स का हमने उछाल बैंक निफ्टी पर देखा था, आज आप उसमें 1200 पॉइंट्स ऐड कर दिए, यानी कि 2 दिन में लगभग 4000 पॉइंट्स का मूव आपने निफ्टी बैंक पर आते हुए देखा है। 34,300 के ऊपर रिकॉर्ड क्लोजिंग पर निफ्टी बैंक और निफ्टी भी सर 14,670 यानी कि 14,650 के ऊपर क्लोजिंग आपको दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पर बाजार बंद होते हुए दिखे हैं और 1210 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में नजर आएगी, 388 अंकों की मजबूती आपको दिखेगी निफ्टी में और सेंसेक्स भी 1272 पॉइंट की तेजी के साथ बंद होता हुआ। आइए बाजार बंद होने के बाद का पूरा एक्शन आपको बता दें। 4:30 बजे जिग्निशन होगा आपके लिए नया शो। अगर आप नई SUV लेने की सोच रहे हैं तो आज हमारा शो जिग्निशन जरूर देखिए। हमारे ऑटोमोबाइल संवाददाता अक्षय गुगे बताएंगे कि टाटा की अपकमिंग SUV सफारी में क्या है खास और साथ ही कैसी है रेनो की जल्द लॉन्च होने वाली सब कॉम्पैक्ट SUV कार। साथ ही ये बताएंगे आपको ऑटो वर्ल्ड की जुड़ी हुई तमाम खबरें शाम 4:26 पर जिग्निशन में। शाम 5 बजे यानी कि 4:56 पर अर्थव्यवस्था की गाड़ी को अगर टॉप स्पीड में दौड़ना है तो फिस्कल डेफिसिट को आपको बैक सीट पर पहुंचाना होगा, ये कहना है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी का। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि इस वक्त सरकार का पूरा फोकस ग्रोथ पर है और ग्रोथ के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत होगी वो सरकार की तरफ से की जाएगी। बजट भाषण के बाद हमने निर्मला सीतारमण जी से जो भी सवाल पूछे उनके सारे जवाब उन्होंने दिए। शाम 5 बजे आप ये खास मुलाकात उनके साथ देखिएगा ज़रूर, वित्त मंत्री जी के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज शाम 5 बजे। और इसके साथ ही शाम 6 बजे भी आपके लिए एक विशेष शो है, आपकी खबर आपका फ़ायदा में। और ड्रीम बजट आने के बाद किस तरह से कोरोना से पस्त इकोनॉमी में जान डालने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने, स्वास्थ्य, इंफ्रा, बाकी कई सारे सेक्टर्स में। तो ऐसे में जो रिफॉर्म्स की बड़ी बात कही है सरकार का, जो संदेश है कि इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए युवाओं के लिए नए रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। तो अब बड़ा सवाल ये कि बजट से ग्रोथ कितनी तेज होगी और नए जॉब्स कितने आएंगे, इसी पर हम खास बातचीत करेंगे 3 मेहमानों के साथ। वृंदा जागीरदार सीनियर इकोनॉमिस्ट होंगी हमारे साथ, प्रवेश मिनोचा ग्रुप MD फीडबैक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के, और साथ ही डॉक्टर शुभनाम सिंह एडवाइजर CII हेल्थ केयर काउंसिल के। इन सब के साथ शाम 6 बजे ज़रूर देखिएगा आपकी खबर आपका फ़ायदा। बजट से बढ़ेंगी नौकरियां, ये है हमारा खास शो। और रात को 8 बजे हमारा मनी गुरु का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कई घोषणाएं ऐसी हुई है जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। PF कंट्रीब्यूशन से लेकर टैक्स के मोर्चे पर कई बदलाव हैं जिन्हें आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आज मनी गुरु में हम आपको समझाएंगे बजट में हुई घोषणाओं का आप पर क्या असर पड़ेगा और इसके लिए आपको क्या फ़ायदा नुकसान है। शाम 8:30 पर आपकी जेब पर बजट का असर, ये है हमारा शो जो देखेगा। और रात 9 बजे स्वामी रामदेव के साथ जो आज हमने विशेष मुलाकात की दोपहर में, वो शो आप फिर से देख सकते हैं।
रात 9 बजे सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों का रखा है खास ख्याल और साथ ही किस तरह से आगे चलते हुए एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बजट कारगर साबित होगा, इस पर ये विशेष बातचीत रात 9 बजे ज़रूर देखिएगा। तो ये है आज के बजट के बाद के विशेष आयोजन आज शाम के लिए जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं मैं। निफ्टी 366 अंक मजबूती के साथ 2.5% ऊपर बंद हुआ है, 3.5% ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 1178 पॉइंट की तेजी के साथ 34,267 पर, 14,647 पर निफ्टी और 1197 यानी कि 1200 पॉइंट मजबूत बंद हुआ है सेंसेक्स 47,797 के आसपास। तो ये है एक और ऐतिहासिक दिन। 2 दिनों की मेरे ख्याल से अब तक की पॉइंट्स के लिहाज से सबसे बड़ी तेजी रही होगी। बैक टू बैक 2 बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन और स्पेशली बजट के दिन और बजट के बाद वाले दिन, तो इसमें कोई डाउट नहीं। और निफ्टी की निफ्टी तो है ही, निफ्टी की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग 642 मेरे ख्याल से थी, 44 हाँ 44, तो 14,644 के ऊपर की, यानी कि अब तक की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आज आपको निफ्टी में मिली है। इंट्राडे लाइफ टाइम हाई, क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई आपको मिला है बैंक निफ्टी से। सेंसेक्स की भी मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के आसपास ही होने चाहिए, देखेंगे। बट एनीवे, तो आज रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बरकरार है।